विग्रह ने तान्या से कहा, हमारे बाबा साहब की मदद करने के लिए आपका धन्यवाद, और आपके मित्र को हम अलग से मिलकर अकेले में धन्यवाद देंगे। इतना कहते हुए वे आगे बढ़ गए और तभी झाड़ियों के पीछे छुपी श्वारनी राज सर को अपनी तरफ आते देख घबरा गई। इसलिए वो तुरंत वहां से बिल्डिंग की ओर भागने लगी। राज सर की तेज और तपिश भरी निगाहों ने उसे भागते हुए देख लिया, इसलिए उन्होंने भी अपने कदमों की तेजी बढ़ा दी और जल्दी से गार्डन से बाहर निकलकर बिल्डिंग के लॉन के बीचों बीच जाकर खड़े हो गए। सामने देखा तो वो लड़की उन्हें आराम से दिख रही थी, जो अपने फ्लोरल गाउन को पकड़कर भाग रही थी। उसके लंबे बाल, जिनकी उसने पोनीटेल बनाई थी, हिल रहे थे और वो भागे जा रही थी। उसे देखकर विग्रहराज सूर्यवंशी के होठों पर बेहद आकर्षक और हसीन मुस्कान आ गई और वे अपनी जगह पर जम से गए। उस कन्या को देखकर विग्रह के दिल और दिमाग में बस गिटार बज रहे थे। विग्रह सच्ची शिद्दत, जुनून, दीवानगी और उतनी ही ज्यादा धैर्य के साथ उस कन्या को देखे जा रहे थे और आकर्षक मुस्कान लिए उसमें खोए हुए थे। उन्हें कोई जल्दबाजी नहीं थी कि उसको पकड़कर जबरदस्ती देख ही ले, क्योंकि उन्हें पता था कि एक बार उनकी नजर जिस पर पड़ गई उसे वो हासिल करके ही रहेंगे। राज सर की नजरें उसके पैरों पर पड़ी, जिनमें उसने चांदी के पायल पहने हुए थे। फिर उन्होंने हाथ को देखा तो हाथ में पीले रंग की कांच की 4 चूड़ियां पहन रखी थी। ये देखकर तो राज की कातिल मुस्कान और गहरी हो गई और वो अपनी दाढ़ी मसलते हुए बोले, लगता है सजने संवरने का शौक है मैडम को, तभी तो बुधवार के दिन स्कूल में चूड़ी और पायल पहनी जा रही है। श्वारणी अब राज सर की नजरों से ओझल हो चुकी थी, लेकिन राज सर अभी भी अपनी जुनूनी और दीवानी निगाहों से उस दिशा में देखे जा रहे थे और उनके पतले होठों पर आकर्षक मुस्कान छाई हुई थी। विग्रह अपनी शान और रौबदार चाल चलते हुए अपनी ओपन जीप में जाकर बैठ गए। राज सर तो वहां से रवाना हो गए। वहीं गार्डन में खड़ी तान्या घबराने लगी और बोली, हे शिव जी, अब हमारी श्वारणी का क्या होगा? राज सर के इरादे तो बहुत बड़े दिख रहे हैं और हमारी श्वारणी सीधी सादी क्या करेगी? उसकी तो भावनाएं भी कितनी मासूम और नादान है, लेकिन राज सर मासूम और नादान नहीं है और न ही उनकी भावनाएं। ऐसे अगर उन्होंने अपने कदम आगे बढ़ाए श्वारणी की तरफ तो बहुत बड़ा तूफान आएगा, क्योंकि हमारे परिवार वाले ये सब स्वीकार नहीं करेंगे। हमें अभी के अभी श्वारणी को सब कुछ बताना होगा। तान्या जल्दी से स्कूल के अंदर चली गई। अंदर जाते ही उसकी क्लासेस शुरू हो गई थी, इसलिए तान्या को श्वारणी से बात करने का वक्त ही नहीं मिला। उसने सोचा कि घर जाकर दोनों आराम से एक दूसरे से बात करेंगे और तान्या उसे राज के बारे में सब कुछ बता देगी और अपनी सहेली को सावधान कर देगी कि वो अपनी भावनाओं को ज्यादा आगे ना बढ़ाए, क्योंकि सामने वाला इंसान सीरियस हो रहा है और अगर उस इंसान ने आगे कदम बढ़ाए तो बहुत कुछ बदल सकता है। जिंदगी फिर सामान्य नहीं रहेगी। दोपहर के 3:30 बजे दोनों सहेलियां अपने अपने घर चली गई। शाम के 5 बजे तान्या ने अपने काले बालों की पोनीटेल बनाई और एक प्यारी सी ऑरेंज कलर की फ्लोरल गाउन पहनकर अपनी धुन में मस्त होकर अपने घर से बाहर निकल गई। उसके घर से एक गली दूर ही श्वारणी का घर था और वो उसके घर ही जा रही थी उसे सब कुछ बताने के लिए। कुछ ही देर में वो श्वारणी के घर पहुंच गए। बाहर गार्डन में दीपिका जी और श्वारणी घास पर बैठकर मेथी के पत्ते साफ कर रही थी। तभी तान्या उनके पास आई और बोली, नमस्ते आंटी जी। दीपिका जी ने कहा, नमस्ते बेटा, आओ आज रात्रि भोजन यही करना, हम मेथी के पराठे और लहसुन की चटनी बनाने वाले हैं। तान्या बोली, हाँ आंटी जी पक्का, लेकिन उससे पहले क्या हम और श्वारणी सोसाइटी के बागीचे में जाए, जल्दी लौट आएंगे। श्वारणी सवालिया नजरों से तान्या को देखे जा रही थी। तभी दीपिका जी कुछ सोचते हुए बोली, ठीक है, शाम ढलने से पहले लौटाना आप दोनों। और श्वारणी जाओ, जाकर कोई लंबा गाउन या फ्रॉक पहन लो, ये घुटने तक है और आप बाहर जा रहे हो तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। श्वारणी ने हाँ कहा और जल्दी से घर में जाकर एक लॉन्ग फ्रॉक पहनकर और बालों का जूड़ा बनाकर वापस गई और फिर दोनों लड़कियां वहां से सीधा बागीचे में चली गई। तान्या ने श्वारणी का हाथ पकड़ा और उसे लेकर एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गई। तान्या के हाव भाव देखकर श्वारणी हैरानी से बोली, आज तुम्हें क्या हुआ है? स्कूल में भी बेचैन दिख रही थी, सब ठीक तो है ना? तान्या ने गहरी सांस ली और बोली, हमें लगता है राज सर भी तुम्हें लेकर कुछ अलग महसूस करते हैं। ये सुनकर तो जैसे श्वारणी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो हैरानी से बोली, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है और हो भी नहीं सकता, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। तान्या ने कहा, अरे यार कोई गलतफहमी नहीं हुई है। तुम जब उनसे मिलने नहीं आई थी ना तो वो हमसे कह रहे थे कि अपनी मित्र से कह देना कि अब इस रिश्ते की डोर हम स्वयं कसकर पकड़ने वाले हैं, तो हम दोनों का मिलन होकर रहेगा। अब तुम ही बताओ श्वारणी, भला कोई अजनबी इंसान जिससे तुमसे कोई मतलब ही ना हो वो तुम्हारे बारे में ऐसा क्यों कहेगा? और वे किस रिश्ते की बात कर रहे थे, तुम खुद सोचो यार। तान्या की बातें सुनकर तो श्वारणी डर गई। वहीं दूसरी तरफ उसका दिल धक धक करने लगा, क्योंकि एक तरफ तो उसे डर लग रहा था कि अगर विग्रहराज सूर्यवंशी के मन में भी ऐसे ही ख्याल है और अगर उन्होंने कदम आगे बढ़ाए तो तूफान खड़ा होगा, लेकिन वहीं ये सोचकर वो खुश भी हो रही थी कि जैसा वो उनके लिए महसूस करती है क्या वो भी उसके लिए ऐसा ही महसूस करते हैं। क्या उन दोनों के बीच में कोई रिश्ता बन सकता है जो सबसे खूबसूरत होगा, जो सबसे प्यारा होगा और इन दोनों का एक दूसरे पर हक होगा? श्वारणी के मन में दो विरोधभाषी भावनाएं चल रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे कौन सी भावना का साथ देना चाहिए। क्या उसे डरकर पीछे हट जाना चाहिए या फिर अपने कदम राज सर की तरफ आगे बढ़ाने चाहिए? श्वारणी की ऐसी हालत देखकर तान्या उसका हाथ पकड़कर बोली, तुम चिंता मत करो, जैसी तुम्हारी इच्छा होगी हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। अगर तुम आगे नहीं बढ़ना चाहती हो तो हम सब कुछ यहीं पर खत्म कर सकते हैं। बस करना यही होगा कि तुम्हें अब जितना हो सके उनके सामने नहीं जाना होगा। वैसे भी अच्छी बात है कि वो स्कूल आते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें लड़कियों से परेशान होना पसंद ही नहीं है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। और घर से बाहर वैसे भी हम बहुत कम जाते हैं और कहाँ हमारा इतने बड़े शहर में उनसे मिलना जुलना होगा, तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है। अगर बार बार उनके सामने ही नहीं जाएंगे तो कोई कुछ करेगा ही नहीं। और जो अगर तुम इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती हो, तुम्हारे और राज सर के बीच में पनपते इस नए रिश्ते को कोई नाम देना चाहती हो, तो फिर मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें आगे बढ़ जाना चाहिए। ये सुनते ही श्वारणी अपनी जगह से खड़ी हो गई और घबराती हुई अपने दिल पर पत्थर रखकर बोली, नहीं, हम इस रिश्ते को कोई नाम नहीं देना चाहते और ना ही हम आगे बढ़ना चाहते हैं उनके साथ। हमारे लिए हमारा परिवार, हमारे माता पिता की इज्जत सबसे ऊपर है और हम जानते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वैसा कभी हमारे माता पिता नहीं सोचेंगे। अब हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा, खुद को समझाना होगा और जितना हो सके राज सर से दूरियां बनानी होंगी। आसान नहीं होगा हमारे लिए, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे। वैसे भी बात अभी इतनी भी आगे बढ़ी नहीं है।
दोनों लड़कियां उदास हो गई थी क्योंकि वे दोनों एक ही कटघरे में खड़ी थी। तान्या ने भी यही सोच लिया था कि शायद उसके भविष्य में यही लिखा था, क्योंकि वो भी जिस इंसान के बारे में महसूस करती है वो राज सर की बिरादरी से ही है। दोनों लड़कियां उदास हो गईं और एक दूसरे का हाथ पकड़कर गार्डन से बाहर निकलने लगी। श्वारनी थोड़ा पीछे चलने लगी। वहीं तान्या शुभम के ख्यालों में खोई हुई जमीन को देखते हुए आगे चल रही थी। तभी वो किसी के मजबूत सीने से टकरा गई और एक महंगा मोबाइल जमीन पर गिर गया, जिसे देखकर तान्या घबरा गई। उसने जल्दी से मोबाइल को उठाया और सामने की ओर बढ़ते हुए बोली, माफ कर दीजिए, हमें पता ही नहीं चला कि आप सामने से आ रहे हैं। इतना कहते हुए तान्या ने जब सामने खड़े शख्स को देखा तो उसके होश उड़ गए और उसके हाथ कांपने लगे। उसके सामने खड़ा शुभम बेहद आकर्षक तरीके से मुस्कुरा रहा था और उस गोलू मोलू के रसगुल्ले जैसे गालों को देखे जा रहा था। तभी श्वारनी भी तान्या के पास आकर खड़ी हो गई और हैरानी से शुभम को देखने लगी। तान्या की तो हालत खराब होने लगी। उसका हाथ पैर कांप रहा था, जिस वजह से मोबाइल दोबारा जमीन पर गिरने ही वाला था। तभी शुभम ने मोबाइल को पकड़ लिया और अपनी आकर्षक आवाज में बोला, अरे मिस, पता नहीं लगता है तुम्हारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है हमारे फोन के साथ। जब भी मिलती हो हमारा मोबाइल ही नीचे गिराती हो। क्या दिक्कत है इस मासूम मोबाइल से, बता दो। शुभम की ये मनमोहक आवाज सुनते ही तान्या की सांसें तेज हो गई और वो श्वारनी का हाथ पकड़कर तुरंत वहां से भाग गए। ये देखकर तो शुभम की मुस्कान और भी गहरी और कातिल हो गई। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और तलब से बोला, क्या बला है ये, पहले तो खुद ही टकराती है, इस दिल को धड़काती है और फिर बेचैन करके भाग जाती है। कैसे बात को आगे बढ़ाऊं समझ नहीं आ रहा, सुनने को तैयार नहीं है। गोली कहीं की। क्या शुरू हो पाएगी शुभम और तान्या की लव स्टोरी? क्या श्वारनी विग्रहराज के लिए अपनी भावनाओं को रोक पाएगी? प्यार के लिए इस बार होने वाली है जिद की सारी हदें पार। बस बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए हमारे जिद्दी बालम सा, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। शुभम की मनमोहक आवाज सुनते ही तान्या की सांसें तेज हो गई और वो श्वारनी का हाथ पकड़कर तुरंत वहां से भाग गई। ये देखकर तो शुभम की मुस्कान और भी गहरी और कातिल हो गई। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और तलब से बोला, उफ, क्या बला है ये, पहले तो खुद ही टकराती है, इस दिल को धड़काती है और फिर बेचैन करके भाग जाती है। कैसे बात को आगे बढ़ाऊं समझ नहीं आ रहा, सुनने को तैयार नहीं है गोली कहीं की। रात के 10 बजे दुर्ग की मुंडेर पर हमेशा की तरह राज सर किनारे खड़े होकर अपने पतले गुलाबी होठों के बीच दबी सिगरेट के कश लगाते हुए चंद्रमा को दीवानगी से निहारे जा रहे थे। वहीं उनके बगल में मुंडेर की पत्थर की सीट पर बैठा शुभम अपने हाथ में पकड़े कांच के ग्लास को देखते हुए नशे में बोला, आज फिर मिला अपनी वाली से। कहर ढाते हुए भाग गई, पता नहीं उससे बात कैसे होगी। शुभम तान्या को याद किए जा रहा था और कुछ भी बोले जा रहा था। वहीं विग्रहराज की निगाहों में श्वारनी का नशा चढ़ता जा रहा था। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उनकी नशीली निगाहें तबाही मचाने को तैयार थी। बस एक बार उस लड़की से मिलने की देरी थी। राज सर उस लड़की के बारे में सोच ही रहे थे। खामोशी से खड़े राज सर की निगाहों के सामने बार बार श्वारनी की नाजुक कलाई में पहनी चूड़ियां और गोरे गोरे पैरों में पहनी पायल नजर आ रही थी, जिन्हें याद करते ही अचानक ही राज सर ने अपने होंठ खींच लिए। उनका सीना ऊपर नीचे होने लगा। वे तुरंत शुभम की तरफ मुड़े और उत्तेजित होकर बोले, हम उसके साथ कमिटेड हो चुके हैं और अब पूरी तरह से उसके साथ रिश्ते में आना चाहते हैं, उसे अपना बनाना चाहते हैं, उसे हासिल करना चाहते हैं। ये सुनकर शुभम मुस्कुराते हुए बोला, मतलब विवाह? सही है, आखिर औकात की बात है, ऐसी लड़की तुम्हारे सिवाय किसी और के औकात में होनी भी नहीं चाहिए। राज सर ने कहा, बिल्कुल हाँ, क्योंकि हम इस डेटिंग और हैकिंग में यकीन नहीं रखते। हमें तो लड़की सीधा अपने आंगन में हमारी सुहागन के रूप में तुलसी पूजा करती हुई चाहिए। शुभम ने गहरी सांस ली और बोला, हम भी कुछ ऐसा ही अपनी वाली से कहना चाहते हैं, लेकिन शायद हम दोनों को रुकना पड़ेगा। आप जानते ही हैं राजे। ये सुनकर राज सर ने एक और सिगरेट पी और बेताबी से बोले, वो हम जानते हैं, सब समझकर ही आगे बढ़ना चाहते हैं। विवाह तो अभी हो नहीं सकता, लेकिन उससे बात करके उसे समझाना होगा कि तुम सिर्फ हमारी हो और आगे जाकर हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। शुभम बोला, यही सही कहा, एक बार बात तो करनी होगी। दोनों दोस्त खामोश हो गए और राज फिर से चांद की तरफ देखने लगे और शुभम अपनी शराब पीने लगा। तभी शुभम ने फिर से अपनी मिनी स्पीकर को ऑन किया, जिस पर एक खूबसूरत सा गाना बजने लगा। अब राज ने सिगरेट को फेंक दिया और अपनी मुस्कान लिए गाने के साथ ताल मिलाते हुए गुनगुनाने लगा। अगले दिन श्वारनी और तान्या स्कूल में अपनी डेस्क के पास आई और अपनी सीट पर बैठ गई। तभी श्वारनी ने देखा उसकी डेस्क के नीचे एक बैग रखा हुआ था। ये देखकर उसे काफी हैरानी हुई और उसने तान्या को बताया तो तान्या ने उस बैग के अंदर झांका तो हैरान रह गई। अंदर एक लाल हरी कांच की चूड़ी का पूरा सेट रखा हुआ था, एक पायल का सेट और ढेर सारी पीनट चॉकलेट्स भी रखी हुई थी। ये देखकर तान्या दंग रह गई और धीमी आवाज में बोली, इसके अंदर तो लाल हरी चूड़ियां, चॉकलेट और चांदी की पायल रखी हुई है। श्वारनी दंग रह गई और बोली, ये किसने किया होगा? तान्या बोली, ये सब शायद तुम्हारे लिए ही है, क्योंकि ये सब तुम्हें ही पसंद है। श्वारनी ने कहा, तुम पागल हो क्या? ऐसे कैसे हम कुछ भी रख ले? पता नहीं किसने दिया है और किसी और का हुआ तो? तान्या ने कहा, किसी और का हो तो तुम्हारी डेस्क के नीचे नहीं होता, इसमें एक चिट्ठी भी है। ऐसा करते हैं, इसे अभी बैग में डाल दो, घर जाकर चेक करते हैं। श्वारनी ने हाँ कहा और पूरे दिन बेचैन रही। बार बार अपने स्कूल बैग के अंदर रखे उन सामानों को वो देखती रही। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा किसने किया होगा, लेकिन मन ही मन उसका इशारा राज सर की तरफ ही जा रहा था। लेकिन उनको थोड़ी ना पता है कि श्वारनी को पायल और चूड़ियां इतनी ज्यादा पसंद है। वो घबरा रही थी, उसका दिल धड़क रहा था। अब वो बस जल्दी से घर जाना चाहती थी ताकि उस चिट्ठी को पढ़ सके। दोपहर के 4 बजे श्वारनी और तान्या ऊपर रूम में खड़ी थी और बेड पर रखे उन सामानों को देखे जा रही थी। तभी तान्या ने चिट्ठी को पढ़ना शुरू किया, जिसमें लिखा था, हमारी राजा के लिए उर्फ श्वारनी। ये सुनकर तो दोनों दंग रह गई और उन चूड़ियों को देखती रही। श्वारनी का दिल तेजी से धक धक करने लगा। समझ नहीं आया उसे कि ये किसने दी, लेकिन उस जुनूनी और हैंडसम शख्स का चेहरा दिल और दिमाग में घर कर चुका था। अब उससे रहा नहीं गया और वो अपनी मासूम भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाई और वो चूड़ियों को खुशी से पहन लेती है, क्योंकि श्वारनी को सजने का शौक है। तान्या उसके सुंदर हाथों को देखकर बोली, कोई बात है, तू तो घड़ी फुटरी लागे से छोरी। ये सुनकर श्वारनी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो अपनी कलाइयों पर बनी चूड़ियों को अपनी बड़ी बड़ी झील सी निगाहों से देखती रही। तभी रूम का दरवाजा खुलने की आवाज आई तो तान्या ने तुरंत पायल को अपनी जेब में डाल दिया। दीपिका जी रूम में आई और श्वारनी के हाथों में पहनी चूड़ियां देखकर हैरानी से बोली, ये किसने दिलाई? आपके पास तो पैसे नहीं थे ना? श्वारनी घबरा गई और अपने हाथ छुपाने लगी। तभी दीपिका जी गुस्से से उसके हाथ से सारी चूड़ियां निकालकर अपने साथ ले जाते हुए बोली,
कोई कांड नहीं होना चाहिए, याद रखना शिवानी, वरना आपका घर से बाहर जाना बंद करवा देंगे हम। आपको हम स्कूल सिर्फ पढ़ने के लिए भेजते हैं और किसी के लिए नहीं। सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। जब शादी हो जाएगी उसके बाद तुम्हें भर भर कर चूड़ियां और पायल मिलेंगे, इसलिए अभी के लिए शांति रखो, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। सजना सवरना बाद में कर लेना। दीपिका जी तो चली गई, लेकिन शिवानी बेड पर बैठकर रोने लगी। ये देखकर तान्या उसे संभालते हुए बोली, तुम क्यों बुरा मान रही हो? वैसे भी हम नहीं जानते ये किसने दिया है, तो हमें क्या ही फर्क पड़ता है, छोड़ो ना। शिवानी अपनी आंखें बंद करती है तो उसके सामने वही आकर्षक शख्स घूमने लगा जो उस दिन गाड़ी से बाहर निकल रहा था, और अपने हाथ से उसने कितने आकर्षक तरीके से अपने रेशमी बालों को पीछे किया था और किसी राजा की तरह शान और गुरूर से चलते हुए आगे बढ़ रहा था। न जाने क्यों शिवानी इन चूड़ियों से लगाव महसूस कर रही थी। वजह वो शख्स ही था जिसका नाम राज सर है। वहीं सूर्यवंशी सदन की छत पर राज सर सिगरेट पीते हुए अपनी भूरी निगाहों से चांद को देखे जा रहा था। तभी शुभम उसके पास आया और गहरी सांस लेते हुए बोला, राजे, आपकी राजा तो बड़ी खुश थी उन चूड़ियों को देखकर, लेकिन मासूम समझ नहीं पा रही थी कि भेजा किसने। शुभम की बात सुनते ही वो शख्स सिगरेट के कश लगाते हुए अपनी दमदार और आकर्षक आवाज में बोला, वो सब जानती है, वरना जान जाएगी कि उसके राज सर अब उसके लिए क्या क्या करने वाले हैं। शुभम हैरानी से बोला, हमारे राजे काफी अलग लाइन में घुस रहे हैं आप। है, आपकी खुशी हमारी खुशी है। विग्रह के होठों पर कातिल मुस्कान आ गई और वो नशे में चूर होकर बोला, इश्क में थोड़ी जबरदस्ती तो जायज है। शुभम मुस्कुराने लगा। तभी विग्रह चांद को निहारते हुए जुनून और जिद से बोला, कंगन तो हम तुम्हें अपने हाथ से ही पहनाएंगे। ये सब कहते हुए विग्रह की जुनूनी निगाहें साफ साफ बयां कर रही थी कि वो कितना बेकरार है उस लड़की के लिए, और उसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, यहाँ तक कि वो तूफान खड़ा कर सकता है। बस वो लड़की विग्रह को आसानी से बिना किसी लड़ाई झगड़ों के मिल जानी चाहिए, वरना वो सबको बर्बाद कर देगा जो उसके और शिवानी के बीच में आएगा, चाहे फिर वो ये समाज और उसके परिवार वाले ही क्यों ना हो। रात के 11 बजे सभी के सोने के बाद शिवानी अपने बेड से उठी, अपने बिखरे बालों का जूड़ा बनाया और बहते आंसुओं को साफ करते हुए स्वयं को आईने में देखते हुए दुखी होकर बोली, हमारे बीच ये जातिवाद की बीमारी खड़ी है राज सर। रो रोकर उस मासूम लड़की की नाक और आंखें लाल हो गई थी। उसने हिम्मत की और दबे पांव अपने मम्मी पापा के कमरे में आई और देखा तो वो दोनों गहरी नींद में थे। इसी का फायदा उठाकर उसने धीरे से अपनी मम्मा की ड्रेसिंग टेबल का ड्रॉर खोला तो उसे उसमें वही चूड़ियां नजर आई जो उसे उपहार में मिली थी। उन चूड़ियों को देखते ही शिवानी की आंखें भर आई। उसने तुरंत चूड़ियों को लिया और जल्दी से वहां से चली गई। वापस अपने रूम में आकर रूम का दरवाजा बंद करके दरवाजे से ही टिककर वो भावुक होने लगी। उसने चूड़ियों को देखा और झट से अपने सीने से लगा लिया तो उसे असीम सुख मिला और आंखों से आंसू बहने लगे। शिवानी ने अपनी आंखें बंद कर ली और बस उस शख्स का स्मरण करने लगी जो उसके दिल और दिमाग पर राज करता है। क्या होगा जब शिवानी की माँ चूड़ियों को अपने कमरे से गायब देखेंगी? क्या खड़ा होने वाला है बड़ा हंगामा? क्या शिवानी बंदिशों की दीवार तोड़कर अपने राज सर से प्यार करेगी? प्यार के लिए इस बार होने वाली है जिद की सारी हदें पार। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए हमारे जिद्दी बालम साथ सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। अगले दिन सुबह 9 बजे जब शिवानी अपनी क्लासरूम में आई तो आज फिर से उसने अपनी डेस्क के नीचे एक छोटा सा बैग पाया। उसने चुपके से उसके अंदर देखा तो आज पचरंगी चूड़ियों के 2 सेट थे, साथ में कान के 2 जोड़ी ऑक्सीडाइज्ड झुमके भी थे जो कि बहुत सुंदर थे। इसके अलावा 2 डेयरी मिल्क चॉकलेट भी थी। ये सब देखकर शिवानी के गाल लाल हो गए, आंखों में इश्क का नशा और गालों पर हया की लालिमा छाने लगी। उसके सुंदर से होठों पर शर्मीली मुस्कान आ गई और उसने फटाफट उन सभी चीजों को अपने स्कूल बैग में छिपा लिया। अपने स्कूल बैग को सीने से ऐसे लगाया जैसे इसके अंदर उसकी पूरी जिंदगी हो। उसकी हरकतें देखकर तान्या मुस्कुराते हुए बोली, ये इश्क भी ना देखो क्या क्या करवाता है। अब पता नहीं ये कौन आशिक आ गया जो रोजाना उपहार भेजे जा रहा है। ये सुनकर शिवानी शर्म से लाल हो गई। तभी तान्या उसके पास आकर कान में बोली, वैसे अगर तुम्हारी राज सर से शादी हो गई तो सोचो तुम्हें हर रोज ये सब मिलेगा, जितना चाहोगी उतना मिलेगा। उफ यार, हमें तो पता ही नहीं था कि राज सर इतने ज्यादा रोमांटिक भी हो सकते हैं कि अपनी बंदी के लिए रोज उपहार भेजे जा रहे हैं, जबकि अभी तक दोनों ने अपने रिश्ते को एक दूसरे के सामने कंफर्म भी नहीं किया है। अरे कंफर्म तो दूर की बात है, दोनों अभी तक ठीक से एक दूसरे के सामने भी नहीं आए हो और ना ही कोई बात की है। अजीब सा रिश्ता है लेकिन बेहद खूबसूरत है। ये सुनकर शिवानी का अंग अंग खिल रहा था। गालों की लालिमा बढ़ती जा रही थी, लेकिन एक वो डर उसे अभी भी अंदर ही अंदर खाए जा रहा था जिससे वो उदास होने लगी थी। लंच टाइम में शिवानी और तान्या स्कूल की कैंटीन में बैठी खाना खा रही थी। खाते हुए ये दोनों ही अपनी सच्ची मोहब्बत को भूल गई थी और इस तरह खाना खा रही थी जैसे न जाने खाना इस दुनिया से खत्म ही होने वाला हो। दोनों लड़कियों को देखकर शौर्य मुंह बना रहा था कि कितना खाती हैं ये दोनों लड़कियां। शौर्य ने अपना खाना खत्म किया और अपने दोस्तों के पास चला गया। तभी एक लड़का जिसकी उम्र यही कोई 10-11 साल की होगी शिवानी के पास आया और उसे एक कागज देते हुए अपनी प्यारी सी आवाज में बोला, दीदी आप बहुत क्यूट हो और ये आपके लिए है। इतना कहकर वो बच्चा हंसता खेलता हुआ वहां से चला गया। शिवानी और तान्या हैरानी से एक दूसरे को देखने लगी। तभी शिवानी ने वो चिट्ठी तान्या को पकड़ा दी, जिसे पढ़ते हुए तान्या बोली, शिवानी ऐसे तो तुम हमारे सामने आती नहीं हो और ना ही बात करती हो, तो सोचा क्यों ना इस कागज के जरिए अपने शब्दों को तुम्हारे कानों तक पहुंचा दे। तो सुनो राजा, कल आ रहे हैं हम तुमसे मिलने, तुमसे कुछ बातें करने, तैयार रहना, भाग मत जाना, वरना जबरदस्ती करते हुए हम अच्छे नहीं लगेंगे। ये सब सुनकर शिवानी और तान्या के होश उड़ गए और दोनों ही घबराने लगी। शिवानी के तो हाथ पांव फूलने लगे और वो बोली, हे शिव जी, अब हम क्या करेंगे? ये जरूर राज सर ने ही भेजा है, वो कल आ रहे हैं। तान्या अब हम क्या करेंगे? प्लीज कुछ बोलो यार, हमारी हालत खराब हो रही है। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्हें क्यों आना है और क्या बात करनी है? नहीं नहीं नहीं, हमें उनसे नहीं मिलना और उनसे कोई भी बात नहीं करनी। प्लीज हमारी मदद करो तान्या, प्लीज, हमारी बैंड बच जाएगी अगर किसी को भी पता चला तो। शिवानी की ऐसी हालत देखकर तान्या तुरंत उसके पास आई और उसे संभालते हुए बोली,
इस तरह घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम सिचुएशन से भाग नहीं सकते हैं। हमने तुमसे कहा था ना, वो इंसान बहुत आगे बढ़ चुका है, अब कोई रास्ता नहीं है पीछे हटने का। कल उनकी आंखों में हमने सब कुछ देख लिया है तुम्हारे लिए, और ये रोज उपहार भेजना, तुमसे मिलने की बातें करना, इन सब का मतलब समझ रहे हो ना तुम। अब हम उनसे नहीं लड़ सकते और ना ही उनसे भाग सकते हैं। हमारी बात मानो तो एक बार उनसे मुलाकात कर ही लो, और वो क्या चाहते हैं शांति से सुन लो। उसके बाद जो तुम्हें उनसे कहना है कह दो। भागने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो हमें कहीं ना कहीं से पकड़ ही लेंगे। श्वारनी की तो हालत खराब हो गई, सांसें तेज हो गई, खाया पिया सारा हवा में ही उड़ गया, और डर लगने लगा वो अलग। आज का पूरा दिन वो डरती रही, घबराती रही, और घर पर भी खोई खोई सी रही। इस समय वो हॉल में सोफे पर खामोशी से बैठी हुई थी। तभी दीपिका जी बोली, श्वारनी अपनी 3-4 हैवी ड्रेसेस पैक कर लो बेटा, हमें बिलाड़ा एक शादी में जाना है। ये सुनकर श्वारनी बेमन से बोली, किसी रिश्तेदार की शादी है क्या? दीपिका जी पालक साफ करते हुए बोली, अरे नहीं नहीं, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, वो तो आपके दादाजी के पुराने मित्र है ना, उनके पोते की शादी है। तो आपके दादाजी की मित्रता के अनुसार वो हमें बुला रहे हैं, वो हमें जानते हैं और राजपूत समाज से हैं, काफी गहरी मित्रता है उनकी और आपके दादाजी की, तो हमें तो जाना ही पड़ेगा। 2-3 दिन का काम है, आपके स्कूल में आपके पापा बात कर लेंगे, ठीक है? श्वारनी बोली, लेकिन जाना कब है? दीपिका जी ने कहा, 2 दिन बाद। श्वारनी मुंह बनाते हुए बोली, कल नहीं जा सकते थे क्या? दीपिका जी बोली, अरे कल ही क्यों जाना है आपको? ये सुनकर श्वारनी अपने मन में बोली, आपको क्या बताएं मम्मा कि कल वो हमसे मिलने आ रहे हैं और हमारी हालत खराब हो रही है। श्वारनी डरे जा रही थी, मगर दिल के किसी कोने में एक अलग सी खुशी भी हो रही थी, क्योंकि वो अपने राज सर से जो मिलने जा रही थी। क्या बात होगी, किस तरह वो देखेंगे, किस तरह श्वारनी की बात सुनेंगे, किस तरह अपनी बात कहेंगे, यही सब सोच सोचकर श्वारनी का दिल जोरों से धड़क रहा था। आज वो ठीक से खाना भी नहीं खा पा रही थी, पूरा शरीर बार बार गर्म हो रहा था, सांसें तेज हो रही थी, सीना ऊपर नीचे हो रहा था, इश्क की चिंगारी पूरे बदन में लग रही थी, लेकिन डर भी उतना ज्यादा ही लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ सूर्यवंशी सदन में विग्रह की दादी सुनैना जी किचन में आते हुए बोली, बहू आज कुंवर राजा से बात करके उन्हें समझा देना कि बिलाड़ा जाकर विवाह फंक्शन में शामिल हो जाएं। हम नहीं जा सकते, हमारी तबीयत खराब है, इसलिए आपके पिताजी और बड़े कुंवर के साथ कुंवर राजा को जाना ही होगा। रिश्तेदारों की शादी है, कल को जब हमारे घर में शादी होगी तो रिश्तेदार यहाँ भी आएंगे, लेकिन अगर हम ही वहाँ नहीं जाएंगे तो कौन आएगा हमारे घर में? अपने बेटे को थोड़ा समझाओ कि रिश्तेदारी में आना जाना शुरू कर दे। भले ही उन्हें लव मैरिज करनी है, लेकिन शादी तो करनी ही है ना, तो शादी में मेहमान भी जरूरी होते हैं। आज जब रात को घर आएंगे तब उन्हें समझा देना। प्रार्थना जी ने हाँ कहा और सोचने लगी कि अब वे विग्रह को बिलाड़ा जाने के लिए कैसे तैयार करेंगी। उनका जिद्दी बेटा रिश्तेदारों में आना जाना पसंद नहीं करता, लेकिन अब जाना तो पड़ेगा ही। रात के 10 बजे प्रार्थना जी ने सदन के सबसे ऊपरी फ्लोर की लॉबी में इकलौते कक्ष का दरवाजा खटखटाया तो कुछ ही देर में दरवाजा खुल गया और सामने खड़े अपने बेटे को देखकर प्रार्थना जी मुस्कुरा दी। अपनी माँ की ये मुस्कान देखकर वहीं दरवाजे से टिक कर बेहद आकर्षक तरीके से खड़ा हुआ और अपनी माँ के हाव भाव देखकर अपनी दमदार और रौबदार आवाज में बोला, तो आज आप क्या करवाना चाहती हो हमसे माते? ये सुनते ही प्रार्थना जी झेप गई और हड़बड़ाते हुए बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस बात करने आए हैं। विग्रह के होठों पर कातिल मुस्कान आ गई और वो अपनी तेज नजरों से अपनी माँ को घूरते हुए बोला, अब इस उम्र में आप हमें 12 खड़ी सुना रही हैं, मतलब पक्का कोई ऐसा काम है आपको हमसे जो हमारी मर्जी के खिलाफ है? तो माते चुपचाप जाकर सो जाइए, क्योंकि हम आपका ऐसा कोई भी काम नहीं करने वाले। विग्रह की बात सुनते ही प्रार्थना जल्दी से बोली, बिलाड़ा में एक रिश्तेदार के यहाँ विवाह है, जिसका विवाह है वो आपके बड़े भाई लगते हैं, तो आपको अपने पिताजी और बड़े कुंवर के साथ परसों या पहले दिन बिलाड़ा जाना होगा, ऐसा आपकी दादी सा का कहना है। विग्रह गुस्सा करने ही वाला था, लेकिन दादी सा का नाम सुनते ही उसने स्वयं को कंट्रोल किया और बेरुखी से बोला, ठीक है, अब हम सो जाए माते? प्रार्थना जी खुशी से बोली, हाँ आराम से पुत्र। विग्रह ने उन्हें घूरा और अपने रूम का दरवाजा बंद कर दिया। अगले दिन सुबह 9 बजे हमेशा की तरह श्वारनी और तान्या अपनी डेस्क के पास आई। श्वारनी ने गहरी सांस ली और अपनी सीट पर बैठ गई। इधर उधर देखते हुए उसने अपनी डेस्क के नीचे देखा तो हैरान रह गई, क्योंकि आज वहाँ पर कुछ नहीं था। ये देखकर उसका खिला हुआ चेहरा गया, सूनापन उसकी आंखों में नजर आने लगा। आज तो तान्या को भी हैरानी हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है। श्वारनी की तो आंखें भर आई और वो उदासी से बोली, देखा, हमने तुमसे कहा था, उनके मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ 4 दिन की चांदनी थी और अब अंधेरी रात है। हम भी कितने पागल हैं जो इतने बड़े बड़े सपने देखने लगे थे। अरे जोधपुर शहर की इन सभी खूबसूरत लड़कियों के सामने तो हम कुछ भी नहीं है। हम तो उनके जीवन में एक मच्छर से भी कम औकात रखते हैं तान्या। आज हमें पता चल गया कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। श्वारनी का दिल टूट रहा था, उसे बहुत रोना आ रहा था और उसकी ऐसी हालत देखकर तान्या को बहुत बुरा लग रहा था। वो श्वारनी को दिलासा देते हुए बोली, हमें तो ऐसा नहीं लगता कि वे तुमसे दूर हो गए हैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ भी है और उन्होंने तुमसे दूरी बना ली है तो अब तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम सब कुछ भूलकर आगे बढ़ जाओ। वैसे भी ये प्यार मोहब्बत हमारे काम की नहीं श्वारनी। दोनों सहेलियां भावुक हो गईं और उदासी से एक दूसरे को देखने लगी। उन दोनों को अपने दिल की भावनाओं को मारकर आगे बढ़ना पड़ रहा था, लेकिन ये इतना आसान नहीं था दोनों के लिए, और खासकर श्वारनी के लिए जो पूरी तरह से दीवानी हो चुकी थी राज सर की। आज 10वीं तक के सभी स्टूडेंट्स की छुट्टी तो ठीक 3 बजे हो गई थी, लेकिन 11वीं और 12वीं क्लास के सीनियर स्टूडेंट्स की एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही थी, इसलिए उनकी छुट्टी 5 बजे होने वाली थी। 4 बज रहे थे। श्वारनी और तान्या के लेक्चर चल रहे थे। अब श्वारनी को कोई उम्मीद नहीं थी कि राज सर उससे मिलने भी आएंगे, इसलिए उसने सब कुछ भुलाना ही सही समझा। लेकिन तभी एक सर्वेंट उनके रूम के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया और बोला, सर, मिस श्वारनी और मिस तान्या को प्रिंसिपल बुला रहे हैं, इन दोनों से मिलने कोई आया है। क्या विग्रह से होने वाला है श्वारनी का आमना सामना, या कोई और शख्स कर रहा है उसका इंतजार? क्या विवाह फंक्शन में मिलेंगे दोनों? प्यार के लिए इस बार होने वाली है जिद की सारी हदें पार। बस बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए हमारे जिद्दी बालम सा, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। 4 बज रहे थे। श्वारनी और तान्या के लेक्चर चल रहे थे। अब श्वारनी को कोई उम्मीद नहीं थी कि राज सर उससे मिलने भी आएंगे, इसलिए उसने सब कुछ भुलाना ही सही समझा। लेकिन तभी सर्वेंट उनके रूम के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया और बोला, सर, मिस श्वारनी और मिस तान्या को प्रिंसिपल बुला रहे हैं, इन दोनों से मिलने कोई आया है। ये सुनते ही श्वारनी का दिल जोरों से धड़कने लगा, उसका पूरा शरीर गर्म होने लगा और हाथ पांव कांपने लगे। उसने तान्या का हाथ कसकर पकड़ा और नाम में अपनी गर्दन हिलाने लगी। ये देखकर तान्या भी घबराते हुए बोली, जाना तो पड़ेगा यार,
दोनों सहेलियां डरती हुई घबराती हुई अपनी जगह से खड़ी हुई और एक दूसरे का हाथ पकड़कर क्लासरूम से बाहर निकल आए। उनके कदम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे, सांसें तेज हो रही थी। हिम्मत करके वो दोनों प्रिंसिपल्स ऑफिस के अंदर गई। तभी उन्होंने देखा वहां पर प्रिंसिपल नहीं थे और ये देखकर वो दोनों हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगी। तभी दाईं तरफ से एक दमदार और आकर्षक आवाज आई, तो आ गई आप दोनों। ये आवाज सुनकर तान्या का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। वहीं श्वारिणी ने मुड़कर देखा तो सोफे पर शुभम राठौड़ किसी राजा की तरह बैठा हुआ था और बेहद आकर्षक मुस्कान लिए सिर्फ तान्या की पीठ को देख रहा था। ये देखकर श्वारिणी हैरानी से बोली, जी आप? शुभम अपने मोबाइल को घुमाते हुए आकर्षक मुस्कान के साथ बोला, जी हाँ, हम आए हैं आपकी अनोखी मित्र से मिलने के लिए। अब आप हैरान मत होना कि हम इस तरह प्रिंसिपल ऑफिस में कैसे बैठे हैं। तो बता दें कि सबसे पहली बात, प्रिंसिपल हमारे सगे चाचा सा हैं। दूसरी बात, वे इस समय बाहर गए हैं और अपनी सारी जिम्मेदारी हमें सौंप कर गए हैं। तो बस आज का पूरा दिन ये स्कूल हमारे अंडर में है और हमने ही तो एक्स्ट्रा क्लासेस का ऑर्डर दिया था ताकि स्कूल का रिजल्ट और बेहतर आए। श्वारिणी उसे देखे जा रही थी, वहीं तान्या घबराई जा रही थी। उसकी हिम्मत नहीं थी पलटकर उस शख्स को देखने की। वहीं शुभम तड़प रहा था तान्या को देखने के लिए, उससे बात करने के लिए। अब वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और उनके करीब जाते हुए आदर से बोला, मिस श्वारिणी, प्लीज आप आराम से वहीं खड़ी हो जाइए, हम जरा आपकी मित्र से बात करना चाहते हैं। श्वारिणी तुरंत एक तरफ जाकर खड़ी हो गई और हैरानी से उन दोनों को देखने लगी। शुभम आगे बढ़ने लगा तो तान्या ने फिर से उसके सामने पीठ कर ली। ये देखकर शुभम ने गहरी सांस ली और इस बार उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया तो तान्या कांप उठी और नजरें झुकाकर डरने लगी। उसकी ऐसी हालत देखकर शुभम मुस्कुराते हुए बोला, मिस पता नहीं, ऐसे घबराओ ना, बस हमसे बात करो, हमारे सामने देखो। तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़कर आए हैं तो कुछ तो फायदा मिलना चाहिए ना हमें भी। तान्या ने नाम में अपनी गर्दन हिला दी तो शुभम बेताबी से बोला, तान्या, हमसे बात मत करो, लेकिन हमारी एक बात ध्यान से सुन लो कि आगे जाकर हम तुमसे शादी करना चाहते हैं, यानी कि कुछ सालों बाद। तो तब तक तुम्हें हमारा इंतजार करना होगा, किसी और की तरफ देखना भी नहीं, समझे क्या? ये सुनकर तो तान्या और श्वारिणी दंग रह गए। पहले तो इस तरह से कौन कहता है, शुभम तो सच में बहुत ही अलग किस्म का इंसान है। तान्या कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, लेकिन उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी और मन ही मन खुशी भी होने लगी थी क्योंकि आज पहली बार किसी ने उसे प्रपोज किया था, वो भी इतने अलग तरीके से। उसकी चुप्पी देखकर शुभम बेताबी से बोला, अरे जवाब तो दो, हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते हैं। जब से तुमको देखा है डर लगता है कि कहीं कोई और पटा ना ले। चलो हमसे वादा करो कि जब तक हम तुमसे शादी करने तुम्हारे आंगन नहीं आ जाते तब तक तुम सिर्फ हमारे लिए वफादार रहोगी। उसके बाद हम तुमको राठौड़ विला में ले जाएंगे, तुम्हारी घरवाली बनाकर। तान्या का अंग अंग कांपने लगा, होंठ फड़फड़ाने लगे और वो घबराहट के मारे इधर उधर देखने लगी। शुभम की बेताबी और तड़प बढ़ने लगी और वो उसके करीब बढ़ने लगा। तभी तान्या अपनी आंखें बंद करके फटाफट बोली, हाँ हाँ हाँ, हम आपके प्रति वफादार रहेंगे, वादा करते हैं। ये सुनते ही शुभम के जुनून और दीवानेपन की कोई सीमा ही नहीं रही। उसके होठों पर आकर्षक मुस्कान आ गई और वो शिद्दत से तान्या को देखते हुए उसके करीब आने लगा, उसे अपनी बाहों में भरने के लिए। लेकिन वो रुक गया और अपनी आकर्षक मुस्कान लिए उसे देखते हुए अपने कदम पीछे लेते हुए बोला, मिस श्वारिणी, राजे आने वाले हैं तो आप तैयार रहना, उन्हें आपसे सिर्फ 5 मिनट ही चाहिए। ये सुनकर श्वारिणी ने अपनी मुट्ठी भींच ली और उसका सीना ऊपर नीचे होने लगा। राज सर आने वाले हैं, इसका मतलब वो उनसे मिलेगी, उनसे बात करेगी, उन्हें करीब से देख पाएगी। लेकिन राज सर उससे क्या बात करना चाहते हैं? क्या वो भी शुभम की तरह उस पर अपना हक तो नहीं जताने आ रहे? अगर ऐसा हुआ तो गड़बड़ हो सकती है क्योंकि वो अपने माता पिता और परिवार की इज्जत के खिलाफ नहीं जा सकती। उनके लिए तो वो अपने दिल की भावनाओं को भी मार सकती है। अपनी भावनाओं को मारते हुए श्वारिणी नजरें झुकाकर बोली, माफ कीजिएगा, लेकिन हम किसी से नहीं मिलना चाहते। हम यहाँ सिर्फ पढ़ाई करने आए हैं, अपने माता पिता का नाम डुबाने नहीं। इसलिए आप उनसे कह देना कि हमसे मिलने या बात करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब कहते हुए श्वारिणी के दिल पर क्या बीत रही थी, उसके दिल के कितने टुकड़े हो रहे थे, ये सिर्फ वही जानती थी। लेकिन वो मजबूर थी, वो अपने माता पिता की इज्जत को खतरे में नहीं डाल सकती थी। उस इंसान के लिए जिससे वो सिर्फ अभी ही मिली है, जिसको वो ठीक से जानती भी नहीं है, बस उसके प्रति आकर्षित हो जा रही है। ऐसे में वो कोई कांड नहीं करना चाहती थी। वहीं उसकी बात सुनकर शुभम और तान्या हैरान रह गए। तान्या सब समझ रही थी, लेकिन शुभम को ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई और बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। इसलिए वो अपनी सख्त आवाज में बोला, देखिए मिस श्वारिणी, राज को ना सुनना पसंद नहीं है, आप उनसे बात कर लीजिए वरना उनका गुस्सा हम सभी पर फूटेगा। शुभम के इतना कहने पर भी श्वारिणी ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप ऑफिस से बाहर निकल आई। ये देखकर शुभम और तान्या उसके पीछे पीछे आने लगे तो श्वारिणी भावुक हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो दुखी होकर सीधा बाहर की तरफ भागने लगी। भागते हुए उसकी पूरी टेल हवा में लहरा रही थी। उसके गाल और नाक रोने की वजह से लाल हुए जा रहे थे और राज सर से बिछड़ने के गम में गुम होकर वो भागे जा रही थी बिना सामने देखे। श्वारिणी तेजी से बेसुध होकर भागते हुए बिल्डिंग के बाहर लॉन में आ गई और सामने किसी से टकराने ही वाली थी, लेकिन वक्त रहते वो संभल गई और अपनी जगह पर थम गई। उसने अपनी खूबसूरत नम आंखें उठाकर देखा तो उसके होश उड़ गए और वो डर के मारे 2 कदम पीछे हट गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसके ठीक सामने वो आकर्षक, अनोखा, सारी दुनिया से अलग, सबसे जुदा, सबसे हसीन, सबसे आकर्षक और शानदार व्यक्तित्व का धनी इंसान, जिसकी दीवानी पूरी दुनिया है, जो सभी लड़कियों का क्रश है, जिसके साथ विवाह के सपने सारी लड़कियां देखती हैं, यानी कि राज, यानी विग्रहराज श्वारिणी के ठीक सामने खड़ा था। श्वारिणी तो मूर्ति बन चुकी थी, वहीं उसके सामने खड़ा विग्रहराज, उसके होठों पर बेहद आकर्षक और शानदार मुस्कान आ गई। वो अपने हाथों में हाथ डालकर स्टाइल और एटीट्यूड से खड़ा हो रखा था और अपनी भूरी और जुनूनी निगाहों से श्वारिणी को देखे जा रहा था। ये सब देखकर श्वारिणी की आत्मा तक हिल गई। उसने आओ देखा न ताओ और सीधा मुड़कर वहां से जाने लगी कि तभी उसके कानों में एक दमदार आवाज आई, ए राजा, बात नहीं करोगी क्या हमसे? ये मनमोहक और आकर्षक आवाज सुनकर श्वारिणी ने अपनी मुट्ठी भींच ली और आंखों को कसकर बंद कर लिया। तेज हवाएं चल रही थी जिससे विग्रह के रेशमी बाल उसकी आंखों पर आ रहे थे, लेकिन आज वो उन बालों को हटा नहीं रहा था, बल्कि श्वारिणी की पोनीटेल को देखकर बेताब और जुनून से भरा हुए जा रहा था। वो अपनी जुनूनी और शिद्दत भरी निगाहों से देख रहा था। श्वारिणी अपनी जगह पर रुक गई, लेकिन मुड़कर राज सर के सामने देखने की उसमें हिम्मत नहीं थी। इस वक्त वो कैसा महसूस कर रही थी, ये सिर्फ वही जानती है। श्वारिणी इस समय 2 भावनाओं से लड़ रही थी। पहला, डर, यानी कि ऐसे समाज और परिवार का डर सता रहा था कि अगर उसकी तरफ से थोड़ा भी संकेत राज सर को गया और वो आगे बढ़ गए तो फिर कितना बड़ा हंगामा होगा। दूसरी, खुशी, यानी कि श्वारिणी जिस इंसान से मन ही मन अनजाना प्रेम करने लगी है, जिसकी दीवानी होने लगी है, जिसके लिए आंसू बहाती है, आज वो शख्स उसके सामने मौजूद है और खास तौर पर उससे ही मिलने आया है।
श्वारनी के मासूम और नादान दिल में ये दो भावनाएं आपस में लड़ाई कर रही थी, जिसके चलते वो कांप रही थी। वहीं उसके पीछे उससे थोड़ी दूरी पर अपनी ओपन जीप के पास खड़े विग्रहराज सूर्यवंशी के होठों पर बेहद आकर्षक मुस्कान ने कब्जा किया हुआ था। वो जब भी मुस्कुराता था तो सिर्फ कुछ पलों के लिए ही, लेकिन आज उसकी मुस्कान गायब होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अपनी आकर्षक मुस्कान और गहरी जुनूनी निगाहों में असीम शिद्दत लिए वो श्वारनी को पीछे से जी भर के देखे जा रहा था। आज वो कैसा महसूस कर रहे थे ये सिर्फ उनका दिल जानता है, जो इस वक्त राजधानी एक्सप्रेस की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से धड़क रहा था। ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी के वजूद मात्र से राज के दिल की धड़कनें बेकाबू हो जाए। वो दीवानों की तरह बस श्वारनी को देखे जा रहा था और चुपचाप वो खड़ी कांप रही थी। राज सर ने पूरे हक से उसे देखना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने उसके लंबे बालों को देखा, जिसकी उसने पोनीटेल बनाई हुई थी, जो तेज हवा से लहरा रही थी। फिर उन्होंने उसके स्कूल ड्रेस कोड को देखा। तभी उनकी नजर श्वारनी के नाजुक से छोटे छोटे गोरे हाथों पर पड़ी, जो कि ऐसे कांप रहे थे जैसे कि वो लड़की किसी बर्फीली पहाड़ी पर खड़ी है और सारी ठंड इसे ही लग रही है। श्वारनी के हाथों को देखकर राज की मुस्कान और भी ज्यादा गहरी हो गई। उन्होंने अपनी उसी आकर्षक स्टाइल और एटीट्यूड से अपने रेशमी बालों को पीछे किया और अपनी दमदार मगर बेहद आकर्षक आवाज में बोले, राजा। क्या श्वारनी विग्रहराज से बात करेगी या उसे तड़पता छोड़ देगी? क्या विग्रहराज श्वारनी को मना पाएगा? प्यार के लिए इस बार होने वाली है जिद की सारी हदें पार। बस बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए हमारे जिद्दी बालमसा, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। श्वारनी के हाथों को देखकर विग्रह की मुस्कान और भी ज्यादा गहरी हो गई। उन्होंने अपनी उसी आकर्षक स्टाइल और एटीट्यूड से अपने रेशमी बालों को पीछे किया और अपनी दमदार मगर बेहद आकर्षक आवाज में बोले, राजा। ये शब्द कितना सुकून और सुख प्रदान कर रहा था, जिसे सुनकर श्वारनी की आंखें भर आई और दिल की धड़कनें बेकाबू हो गई। उसके पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो रहे थे और हाथ पैर फूलने लगे थे। विग्रह उसकी हालत समझ पा रहा था, इसलिए उसने गहरी सांस ली और सच्ची शिद्दत से बोला, हे राजा, बात करने आए हैं तुमसे, सामने तो देखो। श्वारनी की बोलती बंद हो गई थी। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और बुरी तरह से कांपने लगी। ये देखकर राज भी बेचैन और बेसब्र होने लगा। उसने अपने कदम आगे बढ़ाए तो श्वारनी थोड़ा और आगे बढ़ गई। ये देखकर राज सर की मुस्कान और बेहद आकर्षक और कातिल हो गई। उसने बेहद आकर्षक और शानदार तरीके से अपने रेशमी बालों में हाथ फेरते हुए दीवानगी से कहा, राजा, बात कर लो ताकि सुकून की नींद सो सके हम। एक बार तुम्हारी आवाज सुन ले तो कितने दिनों से ये आसमान भी सोया नहीं है, इसको सुनाए। राज सर की यह बात सुनकर श्वारनी के गाल लाल हो गए और पूरा शरीर गर्म होने लगा, लेकिन वो अभी भी कुछ नहीं बोली। वो बस राज सर के सामने पीट करके खड़ी कांपती रही। श्वारनी की चुप्पी देखकर विग्रह अपनी जीप की तरफ मुड़ा। उसने सीट पर रखे बैग को लिया और फिर से श्वारनी के ठीक पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने उस बैग को देखते हुए शिद्दत और तलब से कहा, अच्छा, बात नहीं करनी, लेकिन ये उपहार तो ले लो। खुद बाजार जाकर लेकर आए हैं तुम्हारे लिए। पता चला हमारी राजा को सजने संवरने का शौक है, तो सोचा अब से तुम्हारे हर शौक पूरे किए जाएं। ये सुनकर श्वारनी के दिल की धड़कनों की गति इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी। एक तो उसका शरीर उसके नियंत्रण में नहीं था, कांप रहा था। दूसरा, उसके दिल की धड़कनें तेज थी। तीसरा, राज सर उसके बिल्कुल पीछे खड़े थे और उससे बात करने के लिए तड़प रहे थे, लेकिन वो बेदर्द अपने खुद के डर और लज्जा के कारण ना तो उनके सामने देख पा रही थी और ना ही उनकी बात का जवाब दे पा रही थी। ये देखकर दूर खड़ा शुभम थोड़ा गुस्से से बोला, तुम्हारी दोस्त को समझना चाहिए, अगर कोई बड़ा उनसे बात कर रहा है तो उनके सामने उन्हें देखकर जवाब देना चाहिए। इस तरह से पीट करके खड़ा नहीं होना चाहिए। हमें तो यकीन नहीं हो रहा कि राज इतना शांत कैसे है, क्योंकि उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उनकी बात का जवाब न दे और इस तरह उनके सामने पीट करके खड़े हो जाएं। ये तो राज की बर्दाश्त के पार है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कह रहे हैं और तुम देख रही हो उनके चेहरे पर कितनी खूबसूरत मुस्कान बनी हुई है। तुम सोच भी नहीं सकती वो इंसान किस हद तक के प्रेम में है तुम्हारे मित्र के साथ। अब तुम्हारे मित्र को समझने की जरूरत है। अगर वो बात नहीं करना चाहती तो कम से कम उपहार ले लेने चाहिए। ये समझकर कि कोई बड़ा हमें कुछ दे रहा है तो उनका सम्मान रखने के लिए हमें उपहार ले लेना चाहिए। शुभम की बात सुनकर तान्या घबराती हुई अपनी सहेली के सामने देखने लगी, जो कि क्या डर रही थी, घबरा रही थी और खुद को संभाल भी नहीं पा रही थी। वो अपनी सहेली को देखे जा रही थी। तभी श्वारनी ने गहरी सांस ली और हल्का सा मुड़ते हुए अपना हाथ राज की तरफ बढ़ा दिया। ये देखकर तो राज का दिल जोरों शोरों से धड़कने लगा। उसने तुरंत उपहार के बैग को श्वारनी के हाथों में थमा दिया। श्वारनी ने बैग लिया और वापस से पलट गई। ये देखकर राज के होठों पर पतली मुस्कान आ गई और वो बोला, सजने संवरने के साथ साथ पढ़ना भी जरूरी होता है, तो तुम्हारे लिए कुछ जरूरी भी लाए हैं, घर जाकर आराम से देखना। श्वारनी ने बड़ी मासूमियत और खूबसूरती से हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और अपने उपहार को देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने उपहार को कसकर पकड़ लिया। वो खुश हुए जा रही थी। तभी विग्रहराज सूर्यवंशी ने सीरियस होकर दमदार और आकर्षक आवाज में कहा, राजा, अब से तुम हमसे कमिटेड हो, याद रखना हमारे अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं तुम्हारे पास, क्योंकि आज से हम तुम्हारी पूरी जिंदगी को अपने नाम कर रहे हैं। दुनिया के लिए तुम सिर्फ एक इंसान हो, लेकिन हमारे लिए हमारी पूरी दुनिया हो और अपनी दुनिया को कोई किसी को नहीं देता। राज सर की बात सुनकर तो श्वारनी के होश उड़ गए। अब उसे हद से ज्यादा डर लगने लगा। श्वारनी को जिसका डर था वही हो गया। अब तो पक्का बड़े बड़े हंगे होने वाले थे। डर के मारे वो कांपती जा रही थी और उसे देखकर राज सर का जुनून और दीवानापन बढ़ता जा रहा था। वो अपनी भारी मर्दाना आवाज में जुनून से बोले, राजा, दिल बहुत छोटा है हमारा, जिसमें सिर्फ तुम्हें बसाया है, तो अब इससे दूर जाने की बेकार कोशिश मत करना, क्योंकि हम हर कोशिशों को नाकाम कर देने में यकीन रखते हैं। आज ऑफिशियली अनाउंस करते हैं कि तुम हमारी व्यक्तिगत हो, हमारे अलावा कोई और आ नहीं सकता, हम आने ही नहीं देंगे। विग्रह की इतनी खतरनाक बात सुनकर श्वारनी के माथे पर पसीने की बूंदें छाने लगी। डर के मारे उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और उसे इस तरह डरते देखकर विग्रह ने गहरी सांस ली और शांति और तड़प से बोला, राजा, एक बार सामने तो देख लो, हम तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, बस एक बार जी भर के देखेंगे और तुरंत चले जाएंगे। ये सुनकर श्वारनी ने तुरंत ना में अपनी गर्दन हिला दी। ये देखकर राज की आकर्षक मुस्कान और गहरी और सुंदर हो गई। वो अपने रेशमी बालों में हाथ फेरते हुए दीवानगी से बोला, लगता है बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हारे लिए, तब हाथ आओगे हमारे। राज सर की ये बात सुनकर श्वारनी ने नादानी में अपनी गर्दन हाँ में हिला दी और ये देखकर राज के होठों की मुस्कान हर हद पार कर गई और आंखों में नशा छाने लगा। इस प्यारी सी लड़की के लिए काफी देर तक मुस्कुराने के बाद वे शांत हुए और एक आखिरी बार कोशिश करते हुए बोले, देख ले तुम्हारा चेहरा। इतना कहकर वो थोड़ा आगे बढ़ने लगा। तभी श्वारनी घबरा गई और उसके मुंह से निकला, अरे प्लीज मत करो ना।
श्वारणी के इतना कहते ही विग्रह तुरंत अपनी जगह पर रुक गया और खो गया उस हसीन की हसीन और दिलकश आवाज में। राज की आंखों में जुनून और दीवानापन छाने लगा। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और अपनी भावनाओं को नियंत्रण में करते हुए असीम शिद्दत और जुनून से बोला, अच्छा ठीक है, रुक गए, बस अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना हमारी राजा को। अब श्वारणी के लिए वहां रुकना असंभव होने लगा था, इसलिए उसने उभार के बैग को कसकर पकड़ा और बिना एक पल गवाए तुरंत वहां से भाग गई। ये देखकर विग्रह के होठों पर फिर से बेहद आकर्षक और शानदार मुस्कान आ गई और वो अपनी जीप से टिककर बेहद आकर्षक और स्टाइलिश तरीके से खड़ा हुआ और भागती हुई अपनी राजा को दीवानों की तरह देखता रहा। वो ज्यादा दूर नहीं गई थी, तभी विग्रह अपनी आकर्षक आवाज में जोर से बोला, अब से लेकर 3 दिन तक तुमसे मिल नहीं पाएंगे, शहर से बाहर जा रहे हैं। सोचा था एक बार तुम्हारी शक्ल देख लेंगे, लेकिन ये सुनते ही श्वारणी के कदम वहीं रुक गए। दिल में एक दर्द और तड़प सी उठी कि 3-4 दिन के लिए राज सर उससे दूर जा रहे हैं, ना वो उन्हें देख पाएगी ना उनसे बात कर पाएगी, और ये सोचकर ही वो बेचैनी और बेताबी से परिपूर्ण हो गई। अब उससे रहा नहीं गया, उससे सहन नहीं हुआ और वो तुरंत पलट गई अपने राज सर की तरफ, और उसके पलटते ही विग्रह ने अपनी मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया और वो जीप से दूर होकर सीधा खड़ा हो गया। जैसे ही विग्रह की जुनूनी और नशीली निगाहों को खुद पर पाया तो श्वारणी के गाल लाल हो गए। अपनी गलती का एहसास होते ही वो वापस मुड़ गए और इस बार तेजी से बिल्डिंग के अंदर भाग गए। उसे भागते देखकर शुभम उसे रोकने के लिए उसके रास्ते में आने लगा। तभी जीप के पास खड़े विग्रह ने मुस्कान लिए उसे अपना हाथ दिखाकर इशारा करते हुए रोक दिया कि जाने दो इस हसीना को। शुभम ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और श्वारणी के रास्ते से हट गया। श्वारणी बिल्डिंग के अंदर भाग गई और विग्रह की जुनूनी निगाहों से ओझल हो गई। श्वारणी के भागते ही तान्या भी भाग गई और ये देखकर शुभम ने अपना सर पीट लिया और जीप के पास खड़े विग्रह की तरफ बढ़ने लगा। शुभम विग्रह के बगल में आकर खड़ा हुआ और जीप के बोनेट पर बैठते हुए बोला, क्या लड़कियां हैं, अजीब सी, जिद्दी सी। विग्रह जुनून और जिद से अभी भी उसी दिशा में देख रहा था जहाँ से उसकी राजा भागी थी। शुभम उदासी से बोला, अब 3-4 दिन तक रहो इनसे दूर। यार हमें नहीं जाना किसी की शादी में। कौन सी हमारी शादी हो रही है जो खुश हो जाए? कौन सी हमारी शादी हो रही है जो खुश हो जाए? शुभम बोले जा रहा था, वहीं राज पूरी तरह से खो चुका था अपना सब कुछ उस लड़की में, जिसके लिए अब वो अपनी सारी हदें पार करने वाला है। वो बस उसी दिशा में देखे जा रहा था। वहीं बिल्डिंग के पहले फ्लोर के एक कमरे की खिड़की के पास खड़ी श्वारणी अपनी आकर्षक और शर्मीली मुस्कान लिए नीचे ग्राउंड में खड़े राज को देखे जा रही थी। शर्मा रही थी, खुश हो रही थी और अपने लड़कपन के प्रेम में लीन हुई जा रही थी। उसने बेहद खूबसूरती से अपने उपहार के बैग को सीने से लगाया और अपनी मीठी आवाज में बोली, हम आपकी राजा है राज सर, हाँ सिर्फ हम और सिर्फ हम। श्वारणी की आंखें भर आई और वो विग्रह के हैंडसम चेहरे को देखते हुए बोली, कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास और हम खुद नहीं आने देंगे। ये समाज और परिवार भले ही हमें एक ना होने दे, लेकिन हम सिर्फ आपके हैं और आपके प्रति जिंदगी भर वफादार रहेंगे। आप नहीं तो कोई नहीं। लेकिन हमें बहुत डर लग रहा है क्योंकि जिस तरह से आज आप बात कर रहे थे, पक्का कुछ बड़ा करेंगे और हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। विग्रह श्वारणी के प्यार में कौन सी हद पार करने वाला है? क्या होगा जब श्वारणी की माँ को इस रिश्ते के बारे में पता चलेगा? प्यार के लिए इस बार होने वाली है जिद की सारी हदें पार। बस बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए हमारे जिद्दी बालमसा, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। श्वारणी विग्रह के हैंडसम और आकर्षक चेहरे को देखते हुए बोली, कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास और हम खुद नहीं आने देंगे। ये समाज और परिवार भले ही हमें एक ना होने दे, लेकिन हम सिर्फ आपके हैं और आपके प्रति जिंदगी भर वफादार रहेंगे। आप नहीं तो कोई नहीं, लेकिन हमें बहुत डर लग रहा है क्योंकि जिस तरह से आप आज बात कर रहे थे, पक्का कुछ बड़ा करोगे और हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। इतना कहकर वो राज को देखे जा रही थी। तभी अचानक से विग्रह ने अपनी जुनूनी और तेज नजरों से ऊपर की तरफ देखा तो श्वारणी झेप गई। विग्रह के होठों पर कातिल मुस्कान आ गई। वो ऊपर खिड़की की तरफ देखते हुए अपने बालों को सेट करते हुए जुनून से बोला, अब मेरी मोहब्बत को मेरी औकात पता चलेगी। श्वारणी छुप गई थी, लेकिन उसकी छोटी ही सही मगर झलक राज ने देख ली और उसके पतले आकर्षक होठों पर बेहद आकर्षक और हसीन मुस्कान आ गई। विग्रह ने उसे देखते हुए कहा, राज ये समय तुम्हारा है तो इसे जी भर के जी लो, क्योंकि आगे हमारा समय, रिपीट, राजा ये तुम्हारा समय है तो इसे जी भर के जी लो, क्योंकि आगे हमारा समय शुरू होगा और जिस दिन हमारा समय शुरू होगा उस वक्त तुम्हारे पास सोचने समझने तक का समय नहीं होगा। इतना कहते ही विग्रह ने अपनी नजरें हटा ली और सीधा अपनी जीप में जाकर बैठ गया और तेजी से हॉर्न बजाया, जिससे शुभम अपने ख्यालों से बाहर निकल आया और बोनेट से नीचे उतरकर जल्दी से जीप में राजे के बगल में जाकर बैठ गया। विग्रह के चेहरे पर अब कोई भाव नहीं था, लेकिन निगाहों में एक अलग ही सुकून और सुख नजर आ रहा था। तभी शुभम बोला, क्या ही मतलब हुआ यहाँ आने का? अब 3 दिन तक इनसे दूर रहना पड़ेगा। अबे यार किसकी शादी और हमारा क्या लेना देना वहाँ? शुभम की बात सुनकर विग्रह का चेहरा भावहीन हो गया। उसने अपनी जीप को स्टार्ट किया और बेहद स्टाइल और शान से उसे टर्न करते हुए तेज स्पीड में वहां से चला गया। उनके जाते ही श्वारणी वापस खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई और खामोशी से उस रास्ते को देखती रही। तभी पीछे से आकर तान्या उसके गले से लग गई। ने अपनी आंखें बंद कर ली। तान्या आंखों से आंसू बहाते हुए बोली, अब क्या होगा श्वारणी? श्वारणी ने कहा, हमने बहुत कोशिश की उनसे दूरी बनाने की, लेकिन शायद अब वे अपने अनुसार ही चलेंगे, लेकिन हमें संभलना होगा वरना। तान्या घबराते हुए बोली, श्वारणी प्लीज यार, हमें बहुत डर लग रहा है। समझ नहीं आ रहा कि हमें खुश होना चाहिए या रोना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है और आज हम स्वीकार भी करते हैं कि शुभम हमें अच्छे लगते हैं। शायद हम उनसे प्यार करने लगे हैं, लेकिन हमें अपने मम्मी पापा से बहुत डर लगता है। उन्हें ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वे हमें पढ़ाएंगे, नौकरी भी करवाएंगे, लेकिन शादी अपने अनुसार ही करेंगे, जहाँ उनकी मर्जी होगी। और सच कहूँ, आज शुभम से मिलने के बाद हमारे दिल ने हमसे साफ तौर पर कह दिया है कि हम सिर्फ शुभम के प्रति ही वफादार रह सकते हैं और किसी के प्रति नहीं। श्वारणी प्लीज मदद करो, बहुत डर लग रहा है। तान्या की बात सुनकर श्वारणी उसकी तरफ मुड़ी और उसके आंसू साफ करते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुम हमसे क्या ही सलाह हासिल कर लोगी तान्या? तुम तो सोच भी नहीं सकती राज सर ने हमसे क्या कहा है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अब से हम उनसे कमिटेड हैं और उनके अलावा हमारी जिंदगी में कोई और नहीं आ सकता। वो आने ही नहीं देंगे, लेकिन अब हम दोनों को जितना हो सके सावधानी रखनी होगी और दिल पर पत्थर रखकर उन दोनों से दूरी बनाए रखनी होगी, वरना अगर हमारे मम्मी पापा को पता चला तो अंजाम बहुत बुरा होगा हमारे साथ। हम कल सुबह जल्दी बेलाड़ा जा रहे हैं एक विवाह समारोह में शामिल होने, तो हम चाहते हैं कि तुम भी हमारे साथ चलो। वहाँ जाकर थोड़ा मन बहल जाएगा और अच्छा भी लगेगा। तुम्हारी मम्मी से हम और मम्मा बात कर लेंगे, ठीक है?
श्वारनी की बात सुनकर तान्या सीधा उसके सीने से लग गई। कुछ देर बाद वो दोनों घर लौट आई और आते ही दीपिका जी ने तान्या की मम्मी सलोनी जी से इजाजत ले ली। रात के 10 बजे श्वारनी ने अपने बैग को पैक कर लिया और अब वो घुटनों में मुंह घुसाकर बेड पर सिकुड़ कर बैठी हुई थी। शाम से रात हो गई थी, लेकिन अभी भी दिल और दिमाग में राज सर की बातें याद आ रही थी। वो बार बार रोए जा रही थी तो कभी खुशी से मुस्कुरा भी रही थी, लेकिन वो भविष्य जानती थी कि उसके माता पिता और परिवार वाले उसे ये सब करने की इजाजत कभी नहीं देंगे और बगावत करने की हिम्मत श्वारनी में थी नहीं। इसलिए अब उसे अपनी खूबसूरत भावनाओं का कत्ल करना होगा, खुद को विग्रहराज से दूर करना होगा और उन्हें किसी तरह की कोई झूठी उम्मीद नहीं देनी होगी ताकि वो शुरुआत से ही श्वारनी से दूर रहे। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और अपनी सुंदर सी आंखों से आंसू बहाने लगी। उसने राज सर के दिए उपहार के बैग को खोला तो उसमें आज उसे गुलाबी रंग की कांच की चूड़ियां, पैरों में पहनने के लिए एक सुंदर सी पतली सी चांदी की पायल और इसके अलावा 2 बुक्स भी मिली थी जो उसकी पढ़ाई से जुड़ी हुई थी। उन बुक्स को देखते ही श्वारनी की आंखों में चमक आ गई, क्योंकि ये किताबें इतनी आसानी से हर जगह नहीं मिलती थी और ये बहुत महंगी ब्रांड की किताबें थी जो मार्केट में मिलती ही नहीं है। और जिसने ये बुक लिखी थी वो बहुत बड़े लेखक है और उनके इस किताब की सिर्फ 7 कॉपी ही निकली थी। इसका मतलब उन 7 में से एक बुक श्वारनी के पास है और ये कितनी बड़ी बात थी। श्वारनी के होठों पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने अपने सारे उपहारों को सीने से लगा लिया और असीम प्रेम से बोली, थैंक यू राज सर, हमारे लिए ये सब करने के लिए। श्वारनी एक बार फिर राज के ख्यालों में खो गई। उसने उन गुलाबी चूड़ियों और पायल को प्यार से देखा और बोली, कल के फंक्शन में इन्हें ही पहनेंगे। इतना कहते हुए वो अपने उपहारों को सीने से लगाए ही सो गए और दूसरी तरफ विग्रहराज आज चेयर पर बैठा हुआ था। हाथ में ग्लास पकड़ा हुआ था जिसमें भरी शराब को वो अपनी नशीली और मधोशी भरी निगाहों से देखते हुए तड़प से बोला, तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर लेंगे। इतना कहकर विग्रह ने एक बार में ही सारी ग्लास खाली कर दी और अपनी आंखें बंद करके उस पल को याद करने लगा जब श्वारनी उसके बेहद करीब थी, लेकिन वो न उसे गौर से देख पाया और न कभी उससे जी भर के बात कर पाया। अब उसने ठान लिया था कि बिलाड़ा से वापस आकर वो श्वारनी को अपने साथ बात करने के लिए कहीं ले जाएगा। विग्रह आंखें बंद करके खामोशी से बैठा हुआ था, वहीं शुभम ग्लास पर ग्लास खाली किया जा रहा था। तभी विग्रह अपनी आकर्षक और शानदार आवाज में बोला, ए राठौड़, याद रखना, ज्यादा पीकर टुन हुए ना तो घर तक छोड़ने नहीं आएंगे हम, फिर पड़े रहना रात भर यहीं और सुबह कबूतरों के नित्य कर्मों का हिस्सा बनना। ये सुनते ही शुभम झेप गया और ग्लास को खुद से दूर करके अपनी मिस पता नहीं को याद करने लगा। अगले दिन सुबह 6 बजे ही श्वारनी अपने परिवार और तान्या के साथ बिलाड़ा के लिए निकल गए, जहाँ पे वे लोग 7:30-8 बजे ही पहुंच गए थे। पहुंचते ही दोनों लड़कियां तो सज धज कर रेडी हो गई थी और फंक्शन के मजे लेने लगी। सुबह घृतपान और पाटे बिठाने की रस्म चल रही थी और शाम को संगीत संध्या थी। अभी घृतपान की रस्म चल रही थी जिसमें हवेली के आंगन के बीचों बीच दूल्हे राजा बाजोट पर बैठे हुए थे और सभी घरवाले उन्हें घी पताशे खिला रहे थे। वहीं श्वारनी और तान्या बार बार बाहर बागीचे में जाकर देखा थी कि अभी तक नाश्ता शुरू हुआ है या नहीं। दोनों को ही बड़ी जोर की भूख लगी थी और आज ये दोनों परियां बहुत प्यारी लग रही थी। तान्या अपनी मम्मी के मोबाइल से दूल्हे की तस्वीर ले रही थी। तभी श्वारनी ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बाहर बागीचे में ले आई और खुशी से बोली, वो देख नाश्ता शुरू हो गया है, चलो सबसे पहले हम दोनों ही खा लेते हैं, बाद में लंबी लाइन लग जाएगी। ये देखकर तान्या भी खुश हो गई और दोनों ने जल्दी से प्लेट में नाश्ता किया और आराम से चेयर पर बैठकर मजे से पेट भर के नाश्ता करने लगी। नाश्ता करते हुए तान्या की नजर उसके हाथों पर पड़ी। वो उसे छेड़ते हुए बोली, ओहो, मैडम ने तो अपने कमिटेड राज सर के दिए उपहार को धारण किया है, गुलाबी चूड़ियां। हाँ, तान्या की बात सुनकर श्वारनी अपनी जगह से खड़ी हुई और जानबूझकर अपने पैरों से छन छन करने लगी और ये देखकर तान्या हंसते हुए बोली, अरे वाह, पायल भी पहनी है, वाह मैडम, मजे हैं आपके तो। तान्या के इतना कहते ही श्वारनी के गाल लाल हो गए। गुलाबी रंग के प्लाजो सूट में श्वारनी किसी परी से कम नहीं लग रही थी। उसने राज सर द्वारा दी गई पायल और चूड़ियां पहन ली थी। उसे देखकर हर कोई यही सोच रहा था कि वो कोई 20-22 वर्ष की कन्या है जिसे हर कोई अपने लड़के के लिए पसंद कर रहा था। वहीं हमारी तान्या भी कम नहीं थी। उसने ब्लू रंग का सूट पहना हुआ था जिसमें उसकी सुंदरता बढ़ गई थी। शाम के 5 बज रहे थे और अब मेहमानों का आना शुरू हो गया था। हवेली के मुख्य द्वार के इर्द गिर्द बहुत सारी कन्याएं खड़ी थी जो मेहमानों का फूलों से और इत्र छिड़ककर स्वागत कर रही थी। तभी तान्या और श्वारनी भी हंसती झूमती हुई वहाँ पर आ गई। तान्या ने अपने साथ में इत्र लिया और श्वारनी ने फूलों की थाल उठा ली और आते हुए मेहमानों का खुशी से स्वागत करने लगी। कुछ ही देर में हवेली के मुख्य द्वार के पास एक मर्सिडीज आकर रुकी। द्वारपाल ने दरवाजा खोला तो उसमें विग्रहराज के पिता प्रयागराज जी और उनके बड़े भाई विवेकराज जी अपनी शान और रौब से आगे बढ़ने लगे। मुख्य द्वार से अंदर आने लगे वे। तभी उनके ऊपर फूलों की वर्षा की गई और ढोल नगाड़े बजने लगे। अनजाने में ही श्वारनी ने खुशी से उन दोनों के ऊपर ढेर सारे फूलों की वर्षा की तो वे दोनों एक साथ उस कन्या की तरफ देखने लगे। क्या इस शादी के फंक्शन में बजने वाली है श्वारनी और तान्या की बैंड? क्या होगा जब शादी में फिर होगा राज का श्वारनी से सामना? प्यार के लिए इस बार होने वाली है जिद की सारी हदें पार। बस बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए हमारे जिद्दी बालमसा, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। विग्रहराज के पिता प्रयागराज जी और उनका बड़ा भाई विवेकराज जी अपनी शान और रौब के साथ मुख्य द्वार से अंदर आए। तभी उनके ऊपर फूलों की वर्षा की गई और ढोल नगाड़े बजने लगे। अनजाने में ही श्वारनी ने खुशी से उन दोनों के ऊपर ढेर सारे फूलों की वर्षा की तो वे दोनों एक साथ उस कन्या की तरफ देखने लगे। उन्हें देखते ही श्वारनी झेप गई क्योंकि वो प्रयागराज जी को पहचान गई और डर के मारे पीछे हटने लगी। तभी प्रयागराज जी प्यार से बोले, बड़े कुंवर, ये दोनों ही वो कन्याएं हैं जिन्होंने हमारी मदद की थी। सच में बहुत प्यारी बच्चियां हैं ये, देखो कैसे स्वागत कर रही है हमारा। अपने पिताजी की बात सुनकर विवेकराज जी ने प्यार और सम्मान से उन दोनों की तरफ देखा और अपने हाथ जोड़कर आदर से बोला, खम्मा खड़ी बच्चों। विवेकराज को देखकर श्वारनी और ज्यादा घबराने लगी क्योंकि उसकी शक्ल बिल्कुल राज सर जैसी दिख रही थी। तान्या और श्वारनी घबराती हुई उन दोनों को देख रही थी। तभी प्रयागराज जी बोले, बच्चे, ये हमारे बड़े बेटे हैं, कुंवर विवेकराज सूर्यवंशी, आपके बड़े भाई सा जैसे हैं। ये सुनकर दोनों लड़कियों ने हाथ जोड़कर आदर से कहा, खम्मा घड़ी भाई सा हुक्म। विवेकराज के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो अपने पिताजी के साथ अंदर चला गया। उनके जाते ही दोनों लड़कियों ने चैन की सांस ली, लेकिन अब वो दोनों डरने लगी ये सोचकर कि जब ये दोनों यहाँ आ सकते हैं तो इसका मतलब विग्रहराज सूर्यवंशी भी यहाँ पर आने वाला है। लेकिन वो लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? उनका क्या लेना देना इस शादी से?
दोनों लड़कियां एक जगह पर जाकर छिप गईं ताकि अगर विग्रह वहां पर आए तो उन दोनों को देख ना पाए। काफी देर तक वो दोनों इंतजार करती रही लेकिन विग्रह वहां पर नहीं आया और अब तो दूसरे मेहमान आने शुरू हो गए थे। ये देखकर दोनों ने चैन की सांस ली और श्वारनी बोली, इसका मतलब सिर्फ ये दोनों ही आए हैं, राज सर नहीं आए। अच्छा हुआ जो वो नहीं आया, अगर वो यहाँ पर आते तो हमारा तो जीना ही हराम हो जाता, हम तो कमरे से बाहर ही नहीं निकल पाते। चलो अब अंदर चलते हैं, हमें फिर से भूख लगी है। तान्या और श्वारनी वहां से चली गई और उनके जाते ही मुख्य द्वार के आगे ओपन जीप आकर रुकी जिसमें दो हैंडसम और हॉट बंदे बैठे हुए थे। उस जोरदार और स्टाइलिश जीप को देखते ही सब लोग हैरान रह गए। वहीं हवेली की छत पर मस्ती मजाक करती लड़कियां भी उस जीप को देखने लगी। तभी उन लड़कियों की नजर ड्राइविंग सीट पर बैठे विग्रहराज सूर्यवंशी पर पड़ी तो लड़कियों के गाल लाल हो गए। उन्होंने इतना हैंडसम और हॉट लड़का अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। विग्रह अपनी स्टाइल और एटीट्यूड से जीप से नीचे उतर आया। तभी उनका भी उसी तरह स्वागत किया गया। उनके ऊपर फूलों की वर्षा हुई, इत्र छिड़काए गए, ढोल नगाड़े बजाए गए। ये सब देखकर उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जैसे ही विग्रह के कदम आगे बढ़े तभी उसका दिल जोरों शोरों से धड़कने लगा। एक अजीब सी बेचैनी हुई और अपनापन महसूस हुआ कि जैसे यहाँ पर कोई है जो सिर्फ उसका है। दोनों लड़के आगे बढ़ गए और सीधा हवेली के अंदर चले आए जहाँ पर उनके लिए एक अलग से रूम अरेंज किया गया था। उस रूम में जाते ही विग्रह तो सीधा बाथरूम में चला गया फ्रेश होने के लिए। वहीं शुभम अपने बैग में से और विग्रह के बैग में से शाम के फंक्शन के लिए कपड़े निकालने लगा। वो दोनों जल्दी से तैयार हो गए और सीधा संगीत फंक्शन के लिए निकल गए जहाँ पर उनके जाने का सिर्फ इतना मतलब था कि वो दोनों जल्दी से खाना खाकर वापस अपने रूम में आकर सो जाने वाले थे। शाम ढल चुकी थी, अंधेरा होने वाला था। हवेली के बगल में ही एक बड़ा सा मैदान था जिसमें संगीत फंक्शन हो रहा था। सामने बड़ा सा स्टेज था और उसके आगे बहुत सारी कुर्सियां और सोफे लगाए गए थे जिन पर मेहमान आने शुरू हो गए थे और बैठने लगे थे। बहुत सुंदर तरीके से पूरी हवेली को और आसपास के एरिया को सजाया गया था। एक शाही विवाह जो हो रहा था। शुभम और विग्रह दोनों ने आज कुर्ता और पजामा पहना हुआ था। विग्रह के चेहरे पर अभी भी कोई भाव नहीं था। उसे गुस्सा आ रहा था कि वो यहाँ पर क्यों आया है। इससे अच्छा वो जोधपुर में होता तो अपना काम तो करता। यहाँ पर वो कुछ नहीं कर सकता था सिवाय अपने मोबाइल चलाने के और ये सब देखने के। शुभम एक कॉल अटेंड करने के लिए साइड में चला गया। वहीं विग्रह अपनी शर्ट की स्लीव्स फोल्ड करते हुए अपनी आकर्षक और शानदार चाल को चलते हुए आगे पहुंच गया। सबसे आगे उसे एक चेयर खाली दिखाई दी। वो उस चेयर के पास आया और बगल बैठे श्वारनी के पिता विक्रम जी की तरफ देखते हुए रौबदार आवाज में बोला, जी क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं? उसे देखते ही विक्रम जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो आदर से बोले, हाँ हाँ बेटा बैठिए। विग्रह उस चेयर पर किसी राजा की तरह टांग पर टांग रखकर एटीट्यूड और रौब से बैठ गया। वहीं उसके बगल में बैठे विक्रम जी उसे गौर से देखने लगे लेकिन विग्रह उनके सामने तक नहीं देख रहा था। उसकी भावहीन निगाहें स्टेज पर बैठे दूल्हे पर टिकी हुई थी जो पता नहीं क्यों इतना खुश हो रहा था। विक्रम जी उसके औरा, शान, आवाज, बोलने के तरीके, चेहरे का नूर, आंखों का तेज और दुनिया भर का गुरूर देखकर ही पहचान गए कि ये महाशय तो पक्का राजपूत ही हैं। विक्रम जी हल्की मुस्कान लिए आदर से बोले, महाशय आपका शुभ नाम जान सकते हैं हम? विक्रम जी की बात सुनते ही विग्रह के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान आ गई। वो दूल्हे राजा को घूरते हुए अपनी आकर्षक आवाज में बोला, जी शुभ नाम हमारा विग्रहराज सूर्यवंशी है। विक्रम जी ने कहा, हाँ हमें लगा ही था कि आप राजपूत समाज से हैं। ये सुनकर विग्रह अपनी दाढ़ी मसलते हुए बेहद आकर्षक और दमदार आवाज में बोला, जी हम तो स्वयं को बस इंसान समझते हैं, शिव का भक्त मानते हैं, जाति तो माता पिता की देन है। विक्रम जी ने कहा, जी जाति ही तो हमारी पहचान होती है, जाति से ही तो पता चलता है कि ये इंसान किस बिरादरी का है, किस समाज से संबंध रखता है। विग्रह ने अपनी तेज और बुरी निगाहों से विक्रम जी की तरफ देखा और गुरूर से बोला, जी हम जाति व्यवस्था में यकीन नहीं रखते, हम सिर्फ अपने धर्म में यकीन रखते हैं। जाहिर सी बात है, हम जब समाज में जाते हैं तो हम अपने पिता के नाम से जाने जाते हैं, ना कि खुद के नाम से। तो अगर हम अपने पिता को ही भूल जाएंगे और स्वयं को आगे रखेंगे तो क्या ही मतलब है हमारा इस दुनिया में होने का। जी तात्पर्य इतना ही है कि हमारा धर्म हमारे पिता है और हम उनके बच्चे, तो हम हमारे धर्म की वजह से इस दुनिया में जिंदा है। अगर हम धर्म को ही आगे न रखकर जाति को आगे रखेंगे तो फिर हो गया कल्याण हम सबका। विक्रम जी विग्रहराज की बातों से असहमति जताते हुए बोले, आपकी बात सही है, हमारे लिए भी धर्म सर्वोपरि है और हम अपने धर्म का सम्मान भी करते हैं और उसके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, लेकिन समाज में जाने से पूर्व तो हमें अपनी जाति बतानी ही पड़ती है ना कि हम इस जात से हैं। ये सुनकर विग्रह के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई और वो सामने स्टेज की ओर देखते हुए गुरूर से बोला, अरे यही तो कमी है हम सब लोगों की कि हम समाज में जाते वक्त अपनी जातियां बताते रहते हैं, बल्कि अपने धर्म का नाम द्वितीय स्थान पर लेते हैं, प्रथम जाति का नाम लेते हैं और ये गलत है। जाति व्यवस्था हमारे धर्म में थी ही नहीं। वो जो अंग्रेज थे या फिर जो बाहरी आक्रमणकारी थे उन्होंने आकर हमारे धर्म में इस जाति व्यवस्था को फैलाया, वरना हमारा धर्म हमेशा से कर्म व्यवस्था पर आधारित था। विग्रहराज की बातें एकदम सीधी और सटीक थी जिनमें 100% सच्चाई थी जो विक्रम जी को समझ में आ रही थी, लेकिन वो भी समाज की रूढ़िवादिता में घुसे हुए थे जिस वजह से इस सत्य को वो स्वीकार नहीं कर पा रहे थे और विग्रह का विरोध करते हुए बोले, हम आपसे एक बार फिर से कहते हैं कि हमारे लिए भी हमारा धर्म सर्वोपरि है, हमारे भगवान महादेव सर्वोपरि है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन हर इंसान समाज में जाति की वजह से भी जाना जाता है, जैसे कि हम पुरोहित हैं और आप सूर्यवंशी हैं। भले ही हमारा धर्म एक है, हमारे भगवान एक है, लेकिन हम अलग अलग रूप में पहचाने जाते हैं और इस सोच और सत्य को कोई बदल नहीं सकता। विग्रह के होठों पर आकर्षक और शानदार मुस्कान आ गई और वो विक्रम जी की आंखों में आंखें डालकर रौब और आदर से बोला, आपकी सोच बदलेगी, जरूर बदलेगी, एक ना एक दिन बदलनी ही पड़ेगी और कहीं ऐसा ना हो कि आपकी सोच बदलने की सबसे बड़ी वजह और कारण हम ही बन जाए। लग तो रहा है कि हम दोनों का आपस में गहरा कनेक्शन बनने वाला है। खैर कभी फुर्सत में मिली है हमसे, कसम से आपकी सोच बदल कर रख देंगे हम। इतना कहकर विग्रह अपनी शान और रौब से उन्हें देखते हुए अपनी जगह से खड़ा हुआ। तभी एक वेटर वहां पर आया और उन्हें जूस देने लगा। तभी विग्रह ने ट्रे से एक ऑरेंज जूस का ग्लास उठाया और उसे विक्रम जी की तरफ बढ़ाते हुए अपनी आकर्षक और शानदार आवाज में आदर से बोला, ठंडा ठंडा जूस पीजिए और अपने दिमाग को भी एकदम शीतल कर दीजिए। वादा करते हैं अगर हमें फुर्सत मिली इस विवाह से तो हम आपसे एक बार बात करने फिर से जरूर आएंगे। विक्रम जी तो चुप हो गए और ग्लास लेकर उस शख्स को देखने लगे जो अपनी शान और गुरूर से आगे बढ़ते जा रहा था।
क्या होगा जब विक्रम जी को पता चलेगा शिवानी और विग्रह का सच? क्या दोनों के प्यार के रास्ते में आने वाली है बड़ी कठिनाई? प्यार के लिए इस बार होने वाली है जिद की सारी हदें पार। बस बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहे हमारे जिद्दी बालम सा, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। विग्रहराज अपनी शान और रौब से विक्रम जी को देखते हुए अपनी जगह से खड़ा हुआ। तभी एक वेटर वहां पर आया और उन्हें जूस देने लगा। विग्रह ने ट्रे से एक ऑरेंज जूस का ग्लास उठाया और उसे विक्रम जी की तरफ बढ़ाते हुए अपनी आकर्षक और शानदार आवाज में आदर से बोला, ठंडा ठंडा जूस पीजिए और अपने दिमाग को एकदम शालीन कर दीजिए। वादा करते हैं अगर हमें फुर्सत मिली इस विवाह से तो हम आपसे एक बार बात करने फिर से जरूर आएंगे। विक्रम जी तो चुप हो गए और ग्लास लेकर उस शख्स को देखने लगे जो अपनी शान और गुरूर से आगे बढ़ता जा रहा था। विग्रह को उसकी शान और गुरूर से चलते हुए देख विक्रम जी गुस्से से बोले, इतना गुरूर और घमंड भी अच्छा नहीं होता। ऐसे लोगों से तो जितनी दूरी उतना भला। न जाने ऐसे इंसान के साथ संबंध कौन जोड़ना चाहेगा जिसे इतना ज्यादा घमंड है। हमें तो ऐसे लोगों से कोई मतलब ही नहीं रखना। विक्रम जी ने जूस पी लिया और सामने स्टेज की ओर देखने लगे। वहीं उनकी बातें सुनकर विग्रह का मूड खराब हो गया था, इसलिए उसने वहां से जाना ही उचित समझा और अपने क्रीम कलर के कुर्ते की जेब में हाथ डालकर बड़े स्टाइल और शान से अपनी आकर्षक चाल ढाल के साथ वहां से जाने लगा। उस बड़े से मैदान में वो जिस तरह चल रहा था ऐसा लग रहा था मानो कोई चक्रवर्ती सम्राट अपनी शान और रौब से चल रहा था। वो हवेली की तरफ बढ़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ शिवानी अपने पीले लहंगा चोली पहने झूमती, खुश होती और मुस्कुराती हुई हवेली की सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। अपने हाथों में पहली बार पीले रंग की कांच की चूड़ियां देखकर उसके गाल लाल हो गए और वो शर्माते हुए नीचे आंगन में आ गई, जहाँ पर इस समय नौकर चाकर के अलावा कोई नहीं था, क्योंकि सभी लोग मैदान में संगीत संध्या एंजॉय कर रहे थे। शिवानी आंगन के बीचों बीच आकर खड़ी हो गई और गाना गुनगुनाने लगी। शिवानी की सुंदर सी नजरों में राज सर का अक्स नजर आने लगा था और उसके रोम रोम को रोशन करने लगा। वो झूम रही थी, खिलखिला रही थी, अपने प्रेमी को याद करके दीवानी हुई जा रही थी। शिवानी तो अपने गाने में मग्न थी। वहीं विग्रह अपने मोबाइल पर किसी से बात करते हुए हवेली की तरफ बढ़ते ही जा रहा था। जैसे जैसे हवेली नजदीक आ रही थी वैसे वैसे उसका दिल धक धक कर रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था। आंगन के बीचों बीच शिवानी को झूमते हुए देखकर तान्या भी अपने हरे लहंगा चोली पहने उसके पास आई तो शिवानी ने उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया और वो दोनों मुस्कुराती हुई एक साथ गाना गाती हुई आंगन में गोल गोल घूमने लगी। दोनों सहेलियां खुश हुए जा रही थी, लेकिन मन ही मन दुखी भी हो रही थी। अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोचकर घबरा रही थी। शिवानी की मुस्कान फीकी पड़ती देखकर तान्या ने उसके सुंदर से चेहरे को थाम लिया और प्यार से बोली, तुम जैसी अनमोल लड़की की जिंदगी में कभी दुख नहीं आ सकता। मुझे ईश्वर पर पूरा विश्वास है। देखना वो सब कुछ बेहतर से भी बेहतर करेंगे और दौड़ती हुई खुशियां हमारे आंगन में आएंगी। भावुक होकर शिवानी ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। वहीं विग्रह ने जैसे ही हवेली के लॉन में कदम रखा तभी शिवानी का रोम रोम खड़ा हो गया। सांसों की रफ्तार तेज होने लगी और दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और सच्ची शिद्दत और तड़प से बोली, राज सर। शिवानी का इतना ही कहना था कि बाहर लॉन में राज सर के बढ़ते कदम वहीं ठहर गए और उनका दिल जोरों शोरों से धड़कने लगा। उन्होंने तुरंत कॉल कट किया और अपनी बेताब और बेसब्र नजरों से इधर उधर देखते हुए सच्ची शिद्दत और तलब से बोले, राजा। शिवानी का सीना ऊपर नीचे होने लगा और वो घबराते हुए बोली, तान्या, हमारा दिल कहता है कि वो यही कहीं है। तान्या ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो यहाँ नहीं है। अगर होते तो हमें देख जाते। अब तुम उनके ख्यालों से बाहर निकलो और चलो बाहर संगीत संध्या को एंजॉय करते हैं। शिवानी ने हाँ कहा और दोनों अपना अपना लहंगा संभालते हुए हवेली के द्वार की ओर बढ़ने लगे। वहीं बाहर खड़े विग्रह ने अपनी मुट्ठी भींच ली और निगाहों में जुनून लिए तेजी से आगे बढ़ने लगा। तभी शुभम उसके रास्ते में आ गया और उसे रोकते हुए बोला, अरे राजे, कहाँ जा रहे हो भाई? मानते हैं इस विवाह में आपको कोई रस नहीं है, लेकिन अभी अभी अपनी आंखें फाड़ कर आए हैं। बार काउंटर नजर आया है तो क्यों ना बड़े भैया की शादी के जश्न में हम दोनों खुशियों का नशा करें। विग्रह ने उसे घूरा और अपनी दमदार आवाज में बोला, राठौड़, कभी सुधर सकते हो या नहीं? शुभम हंसते हुए बोला, इस जन्म में तो संभव नहीं है राजे। अरे अब चलो भी एक एक पेग लगा लेते हैं, उसके बाद आराम से जाकर सो जाएंगे। विग्रह अपनी दमदार आवाज में बोला, शादी ब्याह में पीने का जी नहीं करता। शुभम ने कहा, हमारे और आपके पिता तो एक एक पेग लगाकर सोने भी चले गए और आप है कि नखरे दिखा रहे हैं। अरे राजे, शादी ब्याह में भी पीते हैं, तभी तो इतना बड़ा स्टॉल लगाया है काका सा ने। अरे हमें तो शक है कि कहीं बिंद राजा के बाबा सा पीकर टूने न पड़े हो। शुभम की बात सुनकर आखिरकार राज सर के होठों पर बेहद आकर्षक और कातिल मुस्कान आ गई और वे अपने कुर्ते की स्लीव्स को फोल्ड करते हुए बोले, ठीक है, साथ चलते हैं, लेकिन आज पीने का जी नहीं कर रहा। उसकी बात सुनकर शुभम बोला, आप तो चलो, बस कंपनी ही देते ना। वो दोनों दोस्त वहां से चले गए। उनके जाने के बाद शिवानी अपनी धड़कनों को महसूस करते हुए बाहर आई और दोनों सहेलियां मैदान में जाकर सबसे आगे वाली सीट पर महिलाओं वाले सेक्शन में बैठ गई। वहीं शुभम अपना एक पेग लगा रहा था और विग्रह उसे घूर रहा था और जैसे ही शुभम ने एक पेग खत्म किया विग्रह तुरंत मुड़कर वहां से चला गया और शुभम भी भागता हुआ उसके पीछे पीछे जाने लगा। दोनों मित्र हवेली के अंदर चले गए और सीधा तीसरी मंजिल की लॉबी में दूसरे नंबर के कक्ष में चले गए। शुभम तो बेड पर गिरते ही लेट गया। वहीं विग्रह कक्ष की मुंडेर पर खड़ा होकर सिगरेट के कश लगाते हुए अपनी जुनूनी और नशीली निगाहों से आसपास का माहौल देखे जा रहा था। काफी देर तक वहां खड़े रहने के बाद विग्रह अपने बेड पर जाकर लेट गया। उसने गहरी सांस ली और असीम शिद्दत से बोला, शुभरात्रि राजा। विग्रहराज ने अपनी आंखें बंद कर ली और नींद के आगोश में चला गया। वहीं मैदान में सब लोग एंजॉय कर रहे थे। तभी दीपिका जी धीमी आवाज में बोली, आप दोनों अब अपने कमरे में जाकर सो जाओ। काफी रात हो गई है और देखो वहाँ बार काउंटर पर भीड़ लगी है। ऐसे में हमें अच्छा नहीं लग रहा कि आप दोनों यहाँ पर रहो। जाओ, जाकर आराम करो। कल मायरे की रस्म है, उसके लिए कपड़े निकाल दो। अपनी माँ की बात सुनकर शिवानी तान्या के साथ चुपचाप वहाँ से चली गई। वैसे भी वो दोनों थक गई थी, आज कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया था और अब तो मस्त नींद लेने की इच्छा हो रही थी।
दोनों सहेलियां आपस में बातचीत करती हुई हवेली की तीसरी मंजिल की लॉबी में आगे बढ़ने लगी और जैसे ही वो तीसरे स्थान के कक्ष के पास पहुंची तभी शौर्य भागता हुआ उनके पास आया और अपनी नाराजगी जताते हुए बोला, हमें अकेला छोड़ देती हो इन अजनबी लोगों के बीच में। अब देखो जीजी हम कैसे बदला लेते हैं। श्वारनी और तान्या कुछ समझ पाती उससे पहले ही शौर्य ने तीसरे नंबर के कक्ष का दरवाजा जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया। ये देखकर तो श्वारनी और तान्या के होश उड़ गए और वो दोनों उसे रोकने के लिए आगे बढ़ी। तभी वो बदमाश 9-11 हो गया। ये देखकर वो दोनों और ज्यादा डर गए। वहीं रूम के बेड पर लेटे विग्रह की आंखें खुली और वो तुरंत बेड से उठकर आगे बढ़ने लगा। तभी बाथरूम से बाहर निकलता हुआ शुभम बोला, रहने तो राजे, ये हरकत बच्चे ही कर सकते हैं, आप सो जाओ। ये सुनकर विग्रह ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली और बोला, इन बच्चों को तो कोठरी में बंद करके कूटना चाहिए। इतना कहकर वो फिर से बेड पर लेट गया और सोने लगा। वहीं श्वारनी और तान्या तो भाग चुकी थी अपने कमरे में और दरवाजा बंद कर दिया था। अगले दिन सुबह 10 बजे श्वारनी और तान्या सज धज कर सुंदरी बनकर हवेली की पहली मंजिल में रेलिंग के पास खड़ी होकर नीचे आंगन में चल रहे रीति रिवाज को देखकर मुस्कुरा रही थी और आपस में बातचीत कर रही थी। श्वारनी के हाथों में ढेर सारे गुलाब के फूलों की पंखुड़ियां थी जिनकी सुगंध लेकर वो चहक रही थी। तभी नीचे विग्रहराज सूर्यवंशी अपने सीरियस रूप में आकर खड़ा हो गया था क्योंकि उसके पिताजी ने उसे वहां पर बुलाया था। वो अपनी तेज और सख्त नजरों से इधर उधर देख रहा था। तभी उसके ठीक ऊपर खड़ी श्वारनी के हाथों से गलती से सारे गुलाब की फूलों की पंखुड़ियां नीचे खड़े राज सर के ऊपर गिर जाती हैं। जैसे ही फूलों की बारिश उसके ऊपर होती है वो अपनी इन्हीं जुनूनी और नशीली निगाहों से ऊपर की तरफ देखता है तो देखता ही रह जाता है। इन तड़पती और सूखी निगाहों को सुकून मिल गया था। राज सर को उसकी राजा मिल गई जिसे देखकर राज सर का दिल जोरों शोरों से धड़कने लगा। राज सर तो बेसुध और बेख्याल होकर अपनी नशीली निगाहों से अपनी राजा को देख रहे थे। वहीं श्वारनी का दिल अब उसके बस से बाहर होने लगा था। वो राज सर की उपस्थिति को महसूस कर पा रही थी। अब उससे रहा नहीं गया। उसने तुरंत नीचे की तरफ देखा तो विग्रह बेहद आकर्षक तरीके से मुस्कुराते हुए वहां से हट गया। श्वारनी को कोई नजर नहीं आया तो वो और ज्यादा बेचैन होने लगी। राज सर नीचे पिलर के पास खड़े अपनी दाढ़ी मसलते हुए बेहद आकर्षक और शानदार मुस्कान लिए बोले, हमारी राजा यहाँ है तो अब राजा उससे दूर कैसे रह सकते हैं। इस पूरे विवाह में तुम्हारा साया बन जाएंगे। सच कहते हैं, मना करना ही मत और अपना लेना हमें, वरना हम जबरदस्ती करने में भी यकीन रखते हैं। क्या इस शादी में मचने वाला है बवाल? क्या श्वारनी और विग्रहराज की मोहब्बत आने वाली है सबके सामने? प्यार के लिए इस बार होने वाली है जिद की सारी हदें पार। बस बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए हमारे जिद्दी बालमसा, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। विग्रह पिलर के पास खड़े अपनी दाढ़ी मसलते हुए बेहद आकर्षक और शानदार मुस्कान लिए बोला, हमारी राजा यहाँ है तो अब राजा उससे दूर कैसे रह सकता है। इस पूरे विवाह में तुम्हारा साया बन जाएंगे। सच कहते हैं, मना करना ही मत और अपना लेना हमें, वरना हम जबरदस्ती करने में भी यकीन रखते हैं। वो कातिल मुस्कान लिए श्वारनी के रूप का स्मरण किए जा रहा था। उसका दीवाना हुए जा रहा था। उसकी भावनाएं और जज्बात बढ़ने लगे थे। ऐसे में वो वहाँ नहीं रुक सकता था। इसलिए विग्रह अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर स्टाइल और गुरूर से चलते हुए वहाँ से चला गया। कुछ आगे पहुंचकर उसने एक बार पलटकर रेलिंग की तरफ अपनी जुनूनी निगाहों से देखा और शिद्दत से बोला, राजा। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। उसके जाते ही श्वारनी ने अपनी मुट्ठी भींच ली और बेचैनी से इधर उधर देखने लगी, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आया। श्वारनी वहाँ से चली गई और मुंडेर पर जाकर खड़ी हो गई। उसने पिलर को कसकर पकड़ा और अपने सीने पर हाथ रखकर तेज तेज सांस लेते हुए बोली, राज सर, आप क्यों हमें परेशान करते हो? क्यों हमारे ख्यालों में आते हो? क्यों हमें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते हो? श्वारनी के इतना कहते ही हवेली के बागीचे में घने आम के पेड़ के नीचे खड़े राज सर सिगरेट के कश लेते हुए अपनी मदहोशी और दीवानगी से बोले, क्योंकि तुम सिर्फ हमारी हो राजा। श्वारनी का दिल जोरों शोरों से धड़क रहा था। उसे अंदाजा नहीं था कि सामने बागीचे में पेड़ के नीचे राज सर खड़े हुए थे। वहीं विग्रह को भी पता नहीं था कि उसकी राजा सामने मुंडेर पर खड़ी उन्हें ही याद कर रही है। दोनों ही अपने अपने ख्यालों में खोए हुए थे। तभी शुभम विग्रह के पास आया और बोला, अरे राजे, यहाँ पर क्या कर रहे हो? शुभम की आवाज सुनकर विग्रह बेसब्री और तलब से बोला, राठौड़, हमारी राजा यहीं पर है, अब हमें उससे बात करनी है कैसे भी करके। ये सुनकर शुभम हैरान रह गया और बेताबी से बोला, इसका मतलब हमारी वाली भी यहीं पर होगी? विग्रह बेताबी से बोला, खबर नहीं, हमें बस वो दिखाई देती है और कोई नहीं। उससे बात करना चाहते हैं, उसकी मीठी आवाज जी भर के सुनना चाहते हैं, उसको बताना चाहते हैं कि हम उससे कमिटेड हैं और वो हमारी है। उसकी बात सुनना चाहते हैं, उसके चेहरे के हर हिस्से को जी भर के देखना चाहते हैं। राज की बेताबी और जुनून देखकर शुभम हैरान रह गया और उसे शांत करते हुए बोला, राजे शांत हो जाइए, ये एक विवाह समारोह है, यहाँ पर आप उनसे नहीं मिल सकते, ना ही उनसे बात कर सकते हैं। अच्छा नहीं लगेगा। कोई क्या सोचेगा कि एक लड़का और लड़की आपस में अकेले में बात क्यों कर रहे हैं? और पता नहीं यहाँ पर भांति भांति प्रकार के लोग होते हैं, तो तरह तरह की बातें भी बनेगी और वो सीधी साधी कन्या डर जाएगी। शुभम की बात सुनकर चाचे विग्रह के पतले गुलाबी होठों पर बेहद आकर्षक और हसीन मुस्कान आ गई और वो बोला, राजा से मिलकर रहेंगे, आखिर पहली पहली मोहब्बत है वो हमारी। अभी देखा था उसे, हाथों में फूल लिए, मासूम सी तो है लेकिन कमाल की खूबसूरती है। शुभम के होठों पर भी मुस्कान आ गई और वो इन हवाओं को महसूस करते हुए बोला, हमारे राजे को मोहब्बत हो गई है, अब इस बात पर तो एक हसीन मुलाकात बनती है आपकी राजा और आपकी। कहो तो अभी बुलावा भेज दूं? विग्रह अपनी दाढ़ी मसलते हुए अपनी कातिल मुस्कान लिए बोला, राठौड़, अभी थोड़ा रुको, अभी उसे भी तड़पने दो, इन्हें महसूस करने दो, बार बार हम यहाँ करने दो और उचित समय आते ही आ जाएंगे। शुभम, और वो उचित समय कब आएगा? विग्रह हंसी शिद्दत और जुनून से बोला, आज रात को। शुभम उसे देखे जा रहा था, लेकिन पता नहीं राज के दिमाग में क्या चल रहा था, कुछ तो बहुत बड़ा और खतरनाक जिसकी कल्पना तक कोई नहीं कर सकता था। दोपहर के 1 बजे हवेली के लॉन के बीचों बीच दूल्हे राजा घोड़ी पर चढ़ा हुआ था और आसपास ढेर सारे मेहमान खड़े थे और वहीं बीचों बीच मारवाड़ी ढोल नगाड़े वाले जोरों शोरों से ढोल बजा रहे थे। दूल्हे राजा की बारात निकल रही थी घोड़ी पर। लगभग सारे मेहमान और परिवार वाले वहीं मौजूद थे। औरतों के बीच में खड़ी श्वारनी, जिसने आज पिंक कलर का हेवी गाउन पहना हुआ था, हाथों पर स्टाइल से दुपट्टा सेट किया हुआ था, चेहरे पर हल्का हल्का मेकअप और बालों का जूड़ा बनाकर वो ढोल नगाड़ों की ताल पर थिरक रही थी। वहीं उसके पास में खड़ी तान्या पर्पल गाउन पहने सज धज कर ढोल नगाड़े वालों को देखकर खुश हुए जा रही थी।
दोनों सहेलियां बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन तान्या को अंदाजा तक नहीं था कि कोई अपनी नशीली और आशिकी भरी निगाहों से उसे देखे जा रहा था और मुस्कुरा रहा था। तान्या और श्वारणी अपनी धुन में मस्त थी। तभी दूल्हे की माताजी बोली, अरे भाई मारवाड़ी ढोल बजाओ, हमारी छोरियां डांस करी बारात में। उनके इतना कहते ही ढोल नगाड़े वाले जोर जोर से ढोल नगाड़े बजाने लगे और कुछ लड़कियां नृत्य करने लगी। उन नृत्य करती लड़कियों को देखकर तान्या और श्वारणी का मन भी होने लगा नृत्य करने का। उन्हें मारवाड़ी नृत्य बहुत अच्छे से आता था और इस ढोल पर तो मारवाड़ी नृत्य की ताल ही कुछ और बैठती, लेकिन अपनी मम्मा की इजाजत के बिना वो यहाँ पर नृत्य नहीं कर सकती थी। वो दोनों मासूम सी लड़कियां चुपचाप खड़ी होकर देख रही थी। तभी दूल्हे की माताजी उनके पास आई और उनका हाथ पकड़कर उन्हें खींचकर बीचों बीच ले गई। ये देखकर वो दोनों लड़कियां घबराने लगी। तभी दूल्हे की माताजी बोली, अरे छोरियां नाचो। श्वारणी ने औरतों के बीच में खड़ी अपनी माँ की तरफ देखा तो दीदी ने हमें अपनी गर्दन हिला दी। ये देखते ही श्वारणी और तान्या खुशी से मारवाड़ी ढोल पर नृत्य करने लगी। इस बात से अनजान कि उन दोनों के आशिक अपनी जुनूनी और शिद्दत की निगाहों से उन दोनों को ही देखे जा रहे थे। श्वारणी अपनी धुन में मग्न बेहद खूबसूरत दिखती थी, वहीं कुछ मर्दों के बीच खड़ा विग्रह अपनी कातिल मुस्कान और जुनूनी निगाहों से उसे देखकर दीवाना हुए जा रहा था। लेकिन उसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी राजा इस तरह सबके बीच नृत्य करे। भले ही सब रिश्तेदार हैं, परिवार वाले हैं, मित्र आदि हैं। तान्या भी आराम से नृत्य कर रही थी और शुभम राठौड़ अपनी कातिल मुस्कान लिए उसे देखे जा रहा था। धीरे धीरे वो आगे बढ़ने लगा और चुपके से अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उसने तान्या का हाथ पकड़कर उसे खींच लिया। भीड़ होने की वजह से तान्या कुछ समझ और देख ही नहीं पाई और शुभम उसे अपने साथ वहाँ से कहीं ले गया। धीरे धीरे घर के बड़े उन नृत्य करती लड़कियों के ऊपर से कुछ पैसे गोल गोल घुमाते हुए उनकी नजर उतारकर ढोली को दे रहे थे। इसी का फायदा उठाकर विग्रह अपनी कातिल मुस्कान लिए आगे बढ़ने लगा अपनी राजा के पास। प्यारी सी श्वारणी आराम से अपनी धुन में मस्त डांस कर रही थी। तभी विग्रह उसके ठीक पीछे आकर खड़ा हो गया। आज वो पहली बार राजा के इतने करीब आया था। उसका दिल जोरों शोरों से धक धक करने लगा। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और आंखों में तड़प और तलब लिए श्वारणी के खुलते बालों के जुड़े को देखने लगा, जो अब खुलने ही वाला था। और देखते ही देखते बाल खुल गए और लहराने लगे, जिनकी महक पाते ही विग्रह ने तलब और नशे से अपनी आंखें बंद कर ली और खो गया उस हसीना में। राज सर की करीबी तो श्वारणी को भी महसूस होने लगी। वहीं ज्यादा भीड़ होने की वजह से अब दीपिका जी अपनी बेटी को देख नहीं पा रही थी। यहाँ तक कि वहाँ मौजूद कोई भी किसी को गौर से नहीं देख रहा था। सभी लोग में व्यस्त थे, लेकिन कुछ लड़कियां जलन महसूस करते हुए श्वारणी और विग्रह को देख रही, जो एक दूसरे के बेहद करीब खड़े थे। दोनों के बीच का फासला ज्यादा नहीं था। श्वारणी अब रुक चुकी थी। उसके लंबे बालों को नशे से देखते विग्रह ने अपने कुर्ते की जेब से 500 की गड्डी निकाली, जो पूरे 1 लाख की थी। उन पैसों को उसने सच्ची शिद्दत और जुनून से श्वारणी के ऊपर से गोल गोल घुमाया और उसके थोड़े पास अपनी दमदार और रौबदार आवाज में जुनून से बोला, ये आखिरी बार होगा जब तुम इतने सारे लोगों के बीच नृत्य कर रही हो, क्योंकि हमें बर्दाश्त नहीं कि हमारी राजा अपनी अदाएं दूसरों को दिखाए। ए राजा, तुम्हारी हर कला और अदा सिर्फ हम देखेंगे, जी भर के देखेंगे और कसम से अपनी पसंदीदा औरत की जी भर के तारीफें भी करेंगे। इतना कहते हुए विग्रह ने वो सारे पैसे ढोली को दान कर दिए। वहीं उसकी बात सुनकर श्वारणी की हालत खराब हो गई। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक उठी, सीना ऊपर नीचे होने लगा और पूरा बदन गर्म होकर कांपने लगा। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। श्वारणी ने महसूस कर लिया अपने राज सर को और उनकी मौजूदगी से उसकी आंखें भर आईं। उसे इस तरह देखकर विग्रह ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर सीधा उसके सर पर रख दिया। ये छुअन पाते ही श्वारणी सुकून से अपनी आंखें भरी और आंसू बहते रहते हैं। दोनों का दिल जोरों शोरों से धड़क रहा था। पूरे बदन पर जगह जगह रोंगटे खड़े हो गए थे। विग्रह एक टक शिद्दत से उस कन्या के लंबे बालों को देखे जा रहा था। आसपास ढोल नगाड़े बज रहे थे, लेकिन दोनों सिर्फ एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। विग्रह बेताबी से बोला, राजा। ये सुनते ही श्वारणी का रोम रोम खेल उठा और इस बार वो डरते हुए, घबराते हुए और इश्क के नशे में चूर होकर धीमी आवाज में बेचैनी से बोली, राज सर। क्या विग्रह और श्वारणी के इस मोमेंट पर पड़ने वाली है दीपिका या विक्रम जी की नजर? क्या होगा जब दोनों का सच सामने आ जाएगा? प्यार के लिए इस बार होने वाली है जिद की सारी हदें पार। बस बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए हमारे जिद्दी बालमसा, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। विग्रह की छुअन पाते ही श्वारणी सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसके आंसू बहते रहते हैं। दोनों का दिल जोरों शोरों से धड़क रहा था। पूरे बदन पर जगह जगह रोंगटे खड़े हो गए थे। विग्रह एक टक शिद्दत से उस कन्या के लंबे बालों को देखे जा रहा था। आसपास ढोल नगाड़े बज रहे थे, लेकिन वो दोनों तो सिर्फ एक दूसरे को महसूस कर पा रहे थे। विग्रह बेताबी से बोला, राजा। ये सुनते ही श्वारणी का रोम रोम खेल उठा और इस बार वो डरते हुए, घबराते हुए और इश्क के नशे में चूर होकर धीमी आवाज में बेचैनी से बोली, राज सर। ये सुनते ही विग्रह ने अपनी आंखें भींच ली। अब वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर पाने में सक्षम नहीं था। ऐसे में वो राजा को अपने सीने से लगा सकता था, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद थे। ऐसे में वो अपनी और श्वारणी की मर्यादा को ठेस नहीं पहुंचा सकता था। विग्रहराज ने अपनी आंखें खोली और उस कन्या के बालों को सहलाते हुए शिद्दत और जुनून से बोला, रात को 11 बजे हवेली की छत पर तुम्हारा इंतजार करेंगे। वक्त से आ जाना, उचित बताए वक्त पर। अगर 1 मिनट की भी देरी हुई तो हम चले जाएंगे वहाँ से। ये सब सुनकर श्वारणी की तो हालत ही खराब होने लगी। उसने अपने दुपट्टे को कसकर पकड़ लिया और तेज तेज सांस लेने लगी। तभी विग्रह अपनी भूरी और जुनूनी निगाहों से इधर उधर देखते हुए धीमी आवाज में शिद्दत से बोला, हे राजा, ये रंग जच रहा है तुम्हारे ऊपर, बहुत सुंदर लग रही हो। ये सुनते ही श्वारणी के गाल लाल हो गए और आंखों में शर्मिला इश्क छाने लगा, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी कि पीछे मुड़कर राज सर को देखे या उनकी नजरों से नजरें मिला सके। वहीं विग्रह अपनी आकर्षक मुस्कान लिए उसे देखते हुए वहां से जाने लगा। जैसे ही वो कुछ दूर गया, तभी श्वारणी ने बेचैनी और तड़प से अपनी नजरें उठाकर सामने की तरफ देखा और उसके राजा सर जा रहे थे, जिन्हें वो पीछे से देख पा रही थी। विग्रह को देखते ही श्वारणी का तन बदन खिल उठा। उसने अपनी मुट्ठी भींचकर भावुक होकर बेताबी से कहा, बहुत हैंडसम लग रहे हैं आप। श्वारणी विग्रह को देखे जा रही थी, तभी अचानक वो रुक गया।
और ये देखकर श्वारणी की सांसें भी थमने लगी। तभी विग्रह तुरंत पलट गया और जैसे ही उसने अपनी राजा की तरफ देखना चाहा, श्वारणी ने झट से अपनी नजरें झुका ली। विग्रह को अब बस आज रात का इंतजार था जब वो जी भर के अपनी राजा को देखेगा और उससे बात करेगा। वहीं दूसरी तरफ हवेली के पिछले एरिया में तान्या के पूरे बदन पर रोंगटे खड़े हो गए थे। उसकी सांसें तेज थी और मासूम दिल धक धक कर रहा था। नजरें झुकाकर वो कन्या अपनी चूड़ियों को आगे पीछे किए जा रही थी। वहीं उसके ठीक सामने की दीवार से टिककर खड़ा शुभम बेहद आकर्षक और हसीन मुस्कान लिए कब से उसे ऊपर से नीचे तक देखे जा रहा था। अब शुभम ने इस अनचाही खामोशी को तोड़ते हुए अपनी आकर्षक आवाज में कहा, मिस पता नहीं कुछ बोलोगी या रात भर चूड़ियों से खेलने का मूड है। ये आकर्षक आवाज सुनते ही तान्या का रोम रोम खिल उठा और वो शर्माती हुई ना में अपनी गर्दन हिला देती है। ये देखकर शुभम के होठों पर एक सुंदर सी मुस्कान आ गई थी। वो दीवार से दूर होकर तान्या की तरफ बढ़ने लगा था तो तान्या खुद में ही सिमटने लगी, घबराने लगी और पीछे हटने लगी। तभी शुभम उसके बेहद करीब आकर खड़ा हुआ और उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया। ये छुअन पाते ही तान्या थर थर कांपने लगी, डरने लगी और उसकी ऐसी हालत देखकर शुभम अपनी निगाहों में असीम प्रेम और शिद्दत लिए बोला, तान्या प्यार करने लगे हैं, विवाह वाला प्यार जो जिंदगी भर का है। ये सुनकर तो जैसे तान्या की जिंदगी ही बदल गई। अब वो स्वयं को कंट्रोल कर पाने में सक्षम नहीं थी और घबराई जा रही थी। तभी शुभम ने हिम्मत करते हुए उसके चेहरे को थाम लिया और ऊपर उठाकर उसकी डरी हुई निगाहों में देखते हुए बेताबी और जुनून से बोला, जानते हैं तुम अभी छोटी हो लेकिन समझती तो हो ना कि प्यार क्या होता है। अरे बोलो ना यार, ऐसे डरो मत, खाऊंगा नहीं, तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। तान्या की हालत खराब होने लगी थी और वो तुरंत वहां से जाने लगी। तभी शुभम ने उसकी बाजुओं को कसकर पकड़ा और उसके बेहद करीब आकर बेताबी से बोला, ए तान्या प्यार करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि गुस्सा नहीं आता, ऐसे इग्नोर करके नहीं जा सकती। बात करो हमसे, बताओ हमें कि तुम्हारे दिल में क्या है हमारे लिए। अगर कुछ नहीं बोली तो पूरी रात यहीं खड़ा रहूंगा। ये सुनकर तान्या ने उसकी तरफ देखा तो उसकी तेज आपिश भरी निगाहों को देखकर शर्मा गई। उसने शुभम को खुद से दूर किया और उसकी तरफ पीट करके खड़ी हो गई। यह देखकर शुभम फिर से उसके पास आने लगा। तभी वो बेचैनी से बोली, सब समझते हैं हम कि प्यार क्या होता है और किससे होता है। ये सुनते ही शुभम के होठों पर आकर्षक मुस्कान आ गई और वो बोला, तो बताओ कि तुम्हारे दिल में क्या है। ये सुनकर तान्या के गाल लाल हो गए और वो अपनी उंगलियां मोड़ते हुए बोली, बता तो दूंगी लेकिन वादा करो अभी हमारे मम्मी पापा से बात नहीं करोगे आप। शुभम मुस्कुराने लगा और बोला, अरे हाँ बाबा हाँ, एक बार बोलो तो सही, यहाँ हम तड़प रहे हैं। तान्या ने गहरी सांस ली और अपने लहंगे को कसकर पकड़ा ताकि जल्दी से भाग सके और हिम्मत करते हुए एक ही सांस में बोली, जो आपके दिल में हमारे लिए है वही हमारे दिल में आपके लिए है। अब गुड नाइट। इतना कहते ही तान्या ऐसे भागी जैसे कि उसके पीछे कोई भूत पड़ा हो। राजधानी एक्सप्रेस की स्पीड को भी पीछे छोड़ दिया ये मैडम ने। वो तो चली गई लेकिन उसकी बात सुनकर शुभम अंदर तक हिल गया, बेइज्जत होकर दीवार से चिपक गया और अचानक ही उसके होठों पर बेहद खूबसूरत मुस्कान आ गई और वो दीवानगी से बोला, हो तान्या आई लव यू सो मच। शुभम की तो जिंदगी बन गई थी। तान्या ने अप्रत्यक्ष रूप से ही सही लेकिन अपने प्यार का इजहार तो किया था। अब उसके लिए तो इतना ही काफी था। शुभम अपनी निगाहों में नशा और दीवानगी लिए वहां से चला गया। शाम के 4 बजे मायरे की रस्म होने वाली थी जिसमें लड़के के ननिहाल वाले लड़के के पूरे ददिहाल पक्ष को ढेर सारे तोहफे, कपड़े और बहुत कुछ भेंट स्वरूप देते हैं। खास तौर पर लड़के यानी कि दूल्हे के मामा जी की भूमिका सबसे अहम होती है जिसमें वो अपने भांजे यानी दूल्हे राजा और अपनी बहन, अपने जीजा जी और उनके पूरे परिवार को भेंट प्रदान करते हैं। मायरे की रस्म हवेली के बगल वाले बड़े से मैदान में हो रही थी जहाँ पर एक बड़ा सा और आलीशान भव्य टेंट लगाया हुआ था जिसके अंदर 2 सेक्शन थे, यानी कि एक सेक्शन में महिलाओं के लिए चेयर्स लगाई हुई थी और दूसरों में पुरुषों के लिए चेयर्स लगाई हुई थी। लगभग सारे मेहमान आ चुके थे और चेयर पर बैठ चुके थे और काफी मेहमान अभी भी आ रहे थे। कुछ लोग अभी भी तैयार हो रहे थे। ढोल नगाड़े लगातार बज रहे थे। वहीं हवेली की तीसरी मंजिल की लॉबी के सबसे आखिरी कमरे में श्वारणी आईने के सामने खड़ी थी। उसके लंबे घने बाल कमर तक लहरा रहे थे। उसने आज मैरून रंग का हेवी गाउन विद हेवी दुपट्टा लिया हुआ था। इस वक्त चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था लेकिन आंखों में प्रेम की उमंग, खुशी और उत्साह छाया हुआ था। दोपहर से ही पूरे शरीर पर रोंगटों ने कब्जा कर रखा था। वो ना तो ठीक से खा पा रही थी और ना ही बैठ पा रही थी। बस उन्हीं ख्यालों में खोई जा रही थी और घबरा रही थी कि आज रात को क्या होगा जब वो अपने राज सर के सामने होगी। वहीं दूसरी तरफ राज सर आईने के सामने खड़े होकर अपने चेहरे के हर हिस्से को अपनी कातिल और नशीली निगाहों से देखे जा रहे थे। आज उन्होंने सफेद कुर्ता पजामा और सफेद हाफ जैकेट पहना हुआ था। वो भूल नहीं सकते थे जब वे अपनी राजा के इतने करीब खड़े थे। उसके बदन से आती महक तक को महसूस कर रहे थे। विग्रह ने मुस्कुरा दिया। अपने इश्क और जुनून में लीन होकर वो कक्ष से बाहर चला गया। वहीं शुभम अपनी आंखें बंद करके बैठा हुआ था और तान्या को याद करके महकता जा रहा था। अब शुभम के साथ हुई इस हसीन बातचीत को याद करते हुए तान्या की हालत खराब हो रही थी। वो कब से तैयार होकर बाथरूम में घुसी हुई थी और दीवार से चिपक कर कांप रही थी। कई बार मुस्कुराती तो कई बार घबरा जाती। अब उसमें हिम्मत नहीं थी शुभम के सामने जाने की। श्वारणी आज बड़ी मुश्किल से तैयार हो पाई थी और अपने तन मन की भावनाओं को कंट्रोल करते हुए उसने खुद को शांत किया और तान्या को बुलाकर वो दोनों मायरे की रस्म के लिए निकल गए। आज दोनों की ही हालत खराब थी। वो दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर पा रही थी क्योंकि आज वे दोनों ही अपने प्रेमियों से इतने नजदीक से मिली थी। तान्या और शुभम के बीच में तो बातचीत भी हुई थी और जो बातचीत हुई थी उससे तान्या घबराई हुई थी। वहीं श्वारणी घबरा रही थी क्योंकि उसे आज रात को विग्रह राज से मिलने जाना था। वो जाना चाहती भी थी और जाना नहीं भी चाहती थी। असमंजस की स्थिति में फंसी हुई थी। ये सोच सोचकर खुशी हो रही थी कि क्या फिर से उनका सामना होगा, क्या फिर से उनके दर्शन होंगे, क्या वे श्वारणी को देखेंगे और देखेंगे तो किस तरह से देखेंगे। यही सब सोच सोचकर वो खुश हुई जा रही थी। क्या श्वारणी विग्रह राज से मिलने रात को जाएगी? क्या दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ने वाला है या बीच में आने वाला है बड़ा तूफान? प्यार के लिए इस बार होने वाली है जिद की सारी हदें पार। बस बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए हमारे जिद्दी।